So let's start. Namaskaram and good afternoon. Unit number 3 we have begun with, okay, and that's a capital and revenue transactions. What is the difference between revenue receipts and capital receipts, and revenue expenditure and capital expenditure? तो चार चीजें आपको यहाँ पे समझनी होती है. कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसीट जो होती है हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, और रेवेन्यू पेमेंट एंड रेवेन्यू रिसीट्स हम पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं. मेनली हमको इसके लिए पढ़ना होता है कि पीएनएल में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा. यहाँ पे उन्होंने पूरा बैकग्राउंड दिया, मैंने कल आपको पूरा डिस्कशन भी किया है. सर, हाउ डू यू डिटरमाइन कि विच एक्सपेंडिचर इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर यू एंड विच एक्सपेंडिचर इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर यू? तो गुरुकुल एक एकेडमी है, तो हमारे लिए लैपटॉप, फर्नीचर, कार, ये सब क्या है? कैपिटल एसेट है, ठीक है ना. लेकिन अगर आपका कार का ही बिजनेस होता, आप कार डिस्ट्रीब्यूटर होते, तो कार आपके लिए क्या होता? रेवेन्यू. फर्नीचर का ही आपका शोरूम होता, तो फर्नीचर का दुकान आपका क्या होता? रेवेन्यू होता, ठीक है ना. आप अगर लैपटॉप ही बेचते, तो लैपटॉप परचेस करते, तो आपके लिए कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू. ये समझ में आ रहा है? ज्वेलरी आपके लिए असेट है, लेकिन तनिष्क के लिए ज्वेलरी स्टॉक इन ट्रेड है. बिल्डिंग आपके लिए असेट है, फिक्स असेट है. बिल्डिंग खरीदना आपके लिए फिक्स असेट है, जमीन खरीदना आपके लिए फिक्स असेट है. लेकिन अगर आप लैंड डेवलपर हो, रियल एस्टेट डेवलपर हो, तो आपके लिए तो लैंड एंड बिल्डिंग फिर स्टॉक इन ट्रेड हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया. बिल्डिंग बनाना आपके लिए रोज का धंधा हो गया. तो क्या कैपिटल है? और देखो, एक पर्सन के लिए जो कैपिटल हो सकता है, जरूरी नहीं कि दुनिया के लिए सबके लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही, किसी और के लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है. तो किस कंसिडरेशंस के ऊपर, किस फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड है कि ये चीज आपके लिए रेवेन्यू है या कैपिटल है. तो सबसे बड़ा तो पहला जो पॉइंट है, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू, इज नेचर ऑफ बिजनेस. कि आपके बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड है आपके लिए ये कैपिटल है या रेवेन्यू. देखो कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है. फॉर ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर, ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर मतलब उसका दुकान ही फर्नीचर का है, तो उसके लिए वो क्या हो गया फिर? रेवेन्यू. परचेस ऑफ फर्नीचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट फॉर अदर ट्रेड्स, मतलब बाकी सारे ट्रेडर के लिए फर्नीचर क्या हो जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है. यहां तक क्लियर है? चलो आगे. एंड शोन इन द बैलेंस शीट एज आई सेड. Therefore, the nature of business is very important criteria in separating expenditure between capital and revenue. Recurring nature, recurring nature मतलब क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा अगर होता है तो बार बार होता है क्या? बार बार आप घर परचेस करते हो, हर हफ्ते में एक घर खरीद के आते हो, हर हफ्ते में ज्वेलरी लेते हो, हर हफ्ते में कार लेते हो? नहीं लेते. लेकिन अगर आपका बिजनेस अगर कपड़ों का है, आपका व्यापार अगर कपड़ों का है, आप गारमेंट के बिजनेस में हो, तो कपड़ा खरीदना आपके लिए क्या होगा? रेगुलर एक्टिविटी होगी, हर बार रिकर होगा. तो सैलरी, रेंट, हमारे गुरुकुल के बिजनेस में देखो क्या क्या एक्सपेंडिचर होते हैं. तो हमें लैंड लेना है, बिल्डिंग बांधनी है, गाड़ियां लेनी पड़ती है, कंप्यूटर्स लेने पड़ते हैं. तो ये रिकरिंग नहीं है, लेकिन ये नॉन रिकरिंग है. रिकरिंग का अपोजिट क्या हो गया? नॉन रिकरिंग. रिकरिंग क्या होता है हमारे लिए? एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंडिचर, फूड एक्सपेंसेस, पेट्रोल एंड फ्यूल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस. ये क्या है हमारा? रिकरिंग नेचर. तो इन रिकरिंग नेचर के सारे आइटम कहां पे लिखेंगे? पीएनएल में. और जो नॉन रिकरिंग होंगे वो कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में. ये समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि जो रिकर होता है वो क्या होता है? रेवेन्यू होता है. जो रिकरिंग नहीं होता, बार बार नहीं होता, वो क्या होता है? कैपिटल होता है. ठीक है ना. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंस इज क्वाइट ऑफन, इसको ऑफन बोलते हैं, ऑफ्टन नहीं बोलने का. क्वाइट ऑफन मतलब रेगुलर है, बहुत क्विकली रिपीट होता है. बहुत क्विकली मतलब जरूरी नहीं डेली, जरूरी नहीं वीकली, जरूरी ये भी नहीं मंथली. रिकर होता है, क्वार्टरली भी वंस हो सकता है. जैसे मेरा इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन 6 महीने में एक बार हमको रिन्यू करना पड़ता है, लेकिन वो रिकरिंग है ना. हर साल में 2 बार आ रहा है, वो रिकरिंग है. और हमने जब इंटरनेट का एक्सपेंस पे किया, हमारा कोई असेट जनरेट हुआ क्या? नहीं, खर्चा ही है. तो 6 महीने में एक बार क्यों पे करते हो सर? क्योंकि अगर मंथली सब्सक्राइब, आपको पता है ना, जिम वगैरह का भी मेंबरशिप ऐसा ही होता है. आप मंथली लोगे तो बहुत, मंथली लोगे तो 1000 रुपये हर महीने का, ईयरली लोगे तो 5000. कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आता. मंथली लोगे तो 1000, तो वैसे तो मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो कितना मत है? 12000. लेकिन वो बोलते ईयरली लोगे तो 5000, क्योंकि इनको एकदम कॉन्फिडेंस है 1000 रुपये देने के बाद भी आप जिम में नहीं जाने वाले हो, और 5000 देने के बाद भी जिम में नहीं जाने वाले. तो अच्छा तो क्या है कि आपसे क्या ले ले? 5000 ले लेते साल भर का.
आप भी क्या सोच के 5,000 देते हो? अरे ऐसे भी अभी जिम ज्वाइन ही करनी है, शूज वगैरह तो ले ही लिया है, रोज तो जाना ही पड़ेगा, हर महीने का 1,000 रुपया देने से अच्छा एक ही टाइम पे क्या दे देता हूँ, 15-20 दिन जाने वाले हो जोड़ जोड़ के। अगर बहुत ही फोकट रहोगे तो जाओगे 5 महीना 4 महीना जाओगे, उससे ज्यादा तो आप तो 4-5 महीना भी अगर आप इफेक्टिवली, मतलब नंबर ऑफ डेज की बात कर रहा हूँ, 4-5 महीना मतलब 120-130 डेज की बात कर रहा हूँ मैं पूरे साल भर में, उतना भी अगर आप जिम में जाओगे तो उतना पैसा उनका रिकवर हो गया। और वो हायर साइड पे 100 प्लस 120 डे। अभी हमारे एज में ना जिम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने 30-40 के बीच में अगर जिम और वर्कआउट वगैरह नहीं किया तो समझो 40 से 45 से आपको फिर बीपी, शुगर, हार्ट डिसीजेस, ठीक है ना, एंजाइटी, ये सब चालू हो जाता है अगर आपने फिजिकली फिट नहीं रखा तो। आप अभी बच्चे हो तो आप ऐसे भी फिजिकली फिट हो, आप बोलते हमको क्या जिम की जरूरत, और यहाँ पे इतने सुकड़े सुकड़े बच्चे भी है, पता नहीं जिम में जाएंगे तो उठाएंगे क्या, वो डंबल्स का भी वो, हाँ डंबल्स में से भी वो जो होते हैं ना प्लेट्स निकाल के, और जो छोटा सा रॉड है वो देना पड़ेगा, ले अभी उठा दो हाथ से ऐसे भी लोग हैं हमारे पास। तो आप लोगों को जिम की जरूरत नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा तो बॉडी एक्टिविटी होना चाहिए, थोड़ा तो आपका, ठीक है ना। जैसे हमने बोला कि एक बार महीने में डांस कर लो, एक बार ट्रेकिंग पे चले जाओ, कभी साल भर में 1-2 बार बीच पे चले जाओ, समंदर में नहाओ, नदी पे रहो। तो ये थोड़ा आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा आप से। अचानक से आप अपने आप को रोक नहीं सकते। होता क्या पता है ना, अभी छोटे बच्चे रहते, आपने देखा होगा शिवम अमरीश वगैरह, उनके अंदर ताकत बहुत रहती है, बिना मतलब के भागते रहते हैं। कुछ मतलब से भागेंगे तो ठीक है, यहां से वहां भाग भाग के जाते हैं, वहां क्या है कुछ नहीं, फिर वहां से रिटर्न भाग भाग के आते हैं। चल के नहीं आ सकते वो लोग आराम से, अपन लोग कैसे, अभी आपको बोलेगा यहाँ से अभी स्टैंड जाओ, आपको अभी अटैक आएगा चल के। तो अभी तो फिर भी नहीं आ रहा होगा, अभी तो आदत होगी होगी आपको, थोड़ा और बड़े हो जाओ, हमारे ऑफिस में से किसी को बोलो, बोलो ये इधर से वो बाजू का जो चौक है ना भगवा चौक, उसमें से कुछ लाने का, ये लोग एक्टिवा लेके जाते हैं, चल के नहीं जाते, आदत नहीं है अभी चल, इसलिए उनको परवड़ता है जिम वालों को कि साल का बेचना ही है तो साल का मेंबरशिप बहुत कम में बेचो, 5,000 देगा और आएगा नहीं, और आएगा तो अच्छा ही है। और आपको ये भी बता दूं, जिम में जो रेगुलर जाते हैं वो लोग फी नहीं भरते, वो सबसे लेट फी भरने वाले वो लोग होते हैं जो रेगुलर जिम में जाते हैं, क्योंकि उनकी ओनर से पहचान हो जाती है। अरे सर देतो ना, कुठे चाललो है, अरे आपलीच जिम है सर, ठीक है ना, ऐसा होता है। ठीक है, जो नहीं जाते वो लोग पहले दिन पैसे भर देते और फिर नहीं जाते, ऐसा होता है, इसलिए उनको परवड़ता है। तो रिकरिंग नेचर प्लीज आप ऐसे मत अंडरस्टैंड करो कि रिकरिंग मतलब इमीडिएट रिकर होना चाहिए, उससे कोई असेट जनरेट नहीं होता, तो ही बैलेंस शीट में जाएगा ना। बैलेंस शीट में कब जाएगा, फर्नीचर लिया, असेट जनरेट हुआ, और फर्नीचर हर साल नहीं लेने वाले तो नॉन रिकरिंग है। तो आप एक पॉइंट नहीं देख सकते, आपका लैंड का बिजनेस है, लैंड खरीदना लैंड बेचना बिजनेस है, इसका ये मतलब नहीं हर हफ्ते आप लैंड खरीदोगे और हर हफ्ते लैंड बेचोगे। शायद इस पूरे साल भर में आपके 2 ही ट्रांजेक्शन हुए, पॉसिबल, क्योंकि जमीन बेचना इतना आसान नहीं, और एक भी ट्रांजेक्शन होता है तो पूरे साल भर का इनकम निकल जाता है, क्योंकि आप 1 करोड़ की चीज 1.5 करोड़ में बेचते हो तो 50 लाख निकल गए एक ट्रांजेक्शन के पीछे आपको, और क्या चाहिए। और ऐसे 2 ट्रांजेक्शन किए आपने साल भर में, हो गया 1 करोड़ का इनकम, बस हो गया ना। वहां पे फर्नीचर वाला बेचारा रोज 365 डेज ऑफिस खोल के, फर्नीचर का शोरूम खोल के, रोज फर्नीचर को पोछा मतलब कपड़ा मार मार के साल का 25 लाख कमा रहा है, तो जमीन बेच के साल का 2 बार जमीन बेच के साल का 1 करोड़ कमा रहा है। अच्छा, आपका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, उसका भी अच्छा है, तो एक काम करते हैं सर, सब लोग जमीन बेचना चालू कर देते हैं, ऐसे तो ना कि व्यापार होता है, सब करेंगे तो फिर व्यापार थोड़ी ना कि फिर वो कचरा हो जाएगा। जमीन खरीदने बेचने के लिए एक जिगरा लगता है जो सबके पास नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता है, बहुत बड़ा पैसा ब्लॉक हो जाता है। फर्नीचर में पैसा कम ब्लॉक होता है, सर्विस इंडस्ट्री में सबसे कम ब्लॉक होता है। सीए का ऑफिस चालू करने के लिए खर्चा ही कितना चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, हो गया सीए का ऑफिस चालू। बताओ कितना ब्लॉक किया आपने, कुछ नहीं, 1 लाख से 1.5 लाख के ऊपर आपका ब्लॉक नहीं होता। 4 भी क्लाइंट मिल गए, पैसा रिकवर, 40-40 हजार देने वाले 4 क्लाइंट, और 4 तो मिल ही जाते, 4 तो आपके पहचान में ही रहते, तो आपने जितना इन्वेस्ट किया रहता है उतना पूरा रिकवर हो जाता है आपका पहले ही साल में। पहले साल की भी बात बोलने की जरूरत नहीं, हमारा इन्वेस्टमेंट ही कम होता है सर, ठीक है ना। वही आप बोलोगे बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे तो
फैक्ट्री तो आप रोज रोज नहीं लगाओगे, तो नॉन रिकरिंग हो गया। ठीक है, तो देखो, if the frequency of expenses quite often in an accounting year, then it is said to be expenditure of revenue nature, while non-recurring expenditure is infrequent in the nature and do not occur often in accounting year. Monthly salary or rent is the example of revenue expenditure as they incurred every month, while purchase of asset is not a transaction done regularly, therefore classified as a capital expenditure unless materiality criteria defines revenue expenditure. जैसे हम डस्टर हर महीने नहीं खरीदते, मार्कर हर महीने नहीं खरीदते, साल में एक दो बार जाते हैं वो बड़ी दुकान में डिस्ट्रीब्यूटर के पास और पूरे साल का खरीद के लाते, तो नॉन रिकरिंग है। लेकिन क्या इसको फिक्स असेट में डाल दूं मैं? नहीं, मटेरियलिटी भी देखना है ना, ये मटेरियल नहीं है हमारे लिए, सिग्निफिकेंट असेट है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उन्होंने बोला बाकी सब क्राइटेरिया भी देखने होते हैं। मैं भी आपको वही बता रहा था कि रिकरिंग जरूरी नहीं है, जमीन बेचना नॉन रिकरिंग बिजनेस है, समझ में आ रहा है ना आपको? जमीन का एग्जाम्पल याद रखो, जमीन बेचना नॉन रिकरिंग है, रोज आप नहीं सेल करते, फिर भी आपके लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा, आप जमीन परचेस करोगे तो, क्योंकि तेरा मेन बिजनेस ही डीलिंग इन लैंड, ट्रेडिंग इन लैंड, बाइंग लैंड एंड सेलिंग लैंड। ठीक है, पर्पज ऑफ एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैं आपको पूछता हूं अलग अलग सवाल, वेजेस, जब मैं बोलता हूं वेजेस तो आपके मन में क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। लेकिन मैं अभी क्लैरिफाई करता हूं, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री, मैंने क्या बोला? वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री बिल्डिंग बना। एक तो होता है नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस मतलब डेली वेज वगैरह होता है, वीकली वेज होता है, मंथली वेज होता है, कि लोग काम करेंगे आपके पास, वो वेज लेके जाएंगे। और ये वाला वेजेस कौन से लेबर को आप दे रहे हो? जो लेबर आपकी फैक्ट्री बना रहे हैं, ऐसा। गेटिंग दिस? तो अभी बताओ, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग क्या होगा? फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने के लिए वेजेस दिया होगा, तो क्या हो जाता है? बार बार बनाओगे क्या? अभी कैपिटल हो गया, समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बोला? तो ये कैपिटल बन गया सर, जो रेवेन्यू था वो क्या बन गया? कैपिटल। देखो आगे चलो, द एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी में इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस। अभी इन्होंने रिपेयर का एग्जांपल दिया। अभी कोई एक असेट हो गया, अभी जैसे ये मैं लैपटॉप मुंबई लेके जा रहा था, वो ऑफिस में गिर गया, ये देखो इसका कॉर्नर टूट गया इधर, तो इसको रिपेयर कराना पड़ेगा आप, तो कैपिटल रिपेयर होगा ये, 2000-3000 लगेंगे, अभी वो बॉडी चेंज करेंगे या जो भी करेंगे वहां पे, समझो 5000 लग गया, तो बहुत बड़ा नहीं किया। लेकिन अभी ऊपर जो बिजनेस रूम में लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो थोड़े स्लो हो चुके, थोड़े पुराने हो चुके, 3-4 साल पुराने हो चुके, तो हमने एक पर्सन को बुलाया, बोला बताओ कि इनकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला साहब ये पुराने हैं ना, तो ये सारे एचडीडी है। एचडीडी मतलब इसमें हार्ड ड्राइव है, जो इसका मेमोरी है वो कैसा है? एचडीडी है। अब नया आया हुआ है एसडीडी, ठीक है ना, उसका एडवांस, एचडीडी का एडवांस वर्जन क्या होता है? दोनों में फर्क इतना ही मुझको समझ में समझाने के लिए आपको, एचडीडी जो होता है वो अलग से हार्ड डिस्क लगानी होती है सिस्टम को, जो मदरबोर्ड होता है उसको अलग से चिपकानी पड़ती है। मेमोरी कार्ड, जैसे आपके फोन में क्या करते हो आप, मेमोरी कार्ड अलग से डालते थे पहले, अभी क्या होता है फोन के अंदर इनबिल्ट मेमोरी होता है, तो डेटा फाइल एक्सेस करने के लिए फोन को इजी क्या जाएगा? मेमोरी कार्ड में से फास्ट लेगा कि अगर इनबिल्ट मेमोरी होगी उसमें से फास्ट लेगा? इतना समझ में आता है? तो जो एसडीडी होता है, अभी नया जो टेक्नोलॉजी आया है उसमें एसडीडी में क्या होता है कि मदरबोर्ड को ही अटैच होता है मेमोरी कार्ड, मतलब इनबिल्ट मेमोरी समझो। तो इनबिल्ट मेमोरी होगा तो फाइल्स बहुत जल्दी एक्सट्रैक्ट हो सकती है, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी इन शॉर्ट आपकी। तो उन्होंने बोला 5-5 हजार 4-4 हजार खर्चा करना पड़ेगा आपको हर एक सिस्टम के ऊपर, इनका एचडीडी निकाल के इसमें क्या लगाना पड़ेगा? एसएसडी लगाना पड़ेगा। अब ये बार बार करते हैं क्या हम? हर 2 महीने में करें, अभी मेंटेनेंस वगैरह कुछ कंपोनेंट चेंज करना है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, ये तो क्या हो गया? रेगुलर रिपेयर हो गया। अभी तो इससे तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, मेरे असेट की क्या बढ़ेगी? एफिशिएंसी। मैं आपको रिपेयर का एक चार्ट बना के देता हूं यहाँ पे, किधर तो आगे भी किधर ना किधर बनाना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में क्या लिखा है ना, मैं इधर ऊपर टॉप पे लिख रहा हूं, आप लोग भी किधर तो बना सकते हो हल्का सा। ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये है कैपेसिटी ऑफ असेट। ये क्या है? कैपेसिटी। कैपेसिटी यूज करते करते धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम होती जाती है ना, असेट की कैपेसिटी क्या होती जाएगी? कम। तो यहाँ पे कम हो गई, तो आपने यहाँ पे क्या किया? रिपेयर किया। क्या किया? रिपेयर करने के बाद फिर से कैपेसिटी बढ़ गई, दिख रहा है आपको? फिर क्या होगा थोड़े दिन के बाद?
कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर से आप क्या करोगे, रिपेयर करोगे, फिर कैपेसिटी शूट अप हो जाएगी, फिर क्या होगी, कम। ये ऐसे चलते रहेगा ना। इस रिपेयर को बोलते हैं रेवेन्यू रिपेयर। इस रिपेयर को क्या बोला जाता है, रेवेन्यू रिपेयर। ये रिपेयर ही है, लेकिन ये कौन सा रिपेयर है, लेकिन अभी ये वाला रिपेयर देखो, जो मैं अभी आपको हार्ड डिस्क का एग्जांपल दे रहा था, या आपने नैनो की गाड़ी ली, क्या ली, नैनो, नैनो या थोड़ा नैनो के आगे चला जाता हूँ, मारुति सुजुकी वगैरह की आपने गाड़ी ली, ठीक है ना, और आपको आपके दोस्त को हराना है रेस में, उसके पास समझो अच्छी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी मतलब उसके पास पोलो वगैरह से या होंडा की वगैरह अच्छी गाड़ी, टॉप मॉडल 30-40 लाख के रेंज की गाड़ी है उसके पास, तुमको उसको हराने का है, तुम क्या किए गए, नैनो क्या मतलब मारुति सुजुकी की 10-12 लाख की गाड़ी ली आपने, और जाके उसमें फरारी का इंजन बिठवा लिया, कस्टमाइज कर लिया आपने, बाहर से दिखने के लिए क्या दिखता है, सुजुकी, और अंदर क्या है इसके, फरारी का इंजन है। गाड़ी भागेगी कैसे, बहुत अच्छे से भागेगी ना, क्योंकि इंजन इंपॉर्टेंट है ना, बॉडी तो कुछ भी हो सकता है, इंजन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इंजन बदलना क्या ऐसा रिपेयर है, ये तो एकदम घटिया एग्जांपल हो गया, लेकिन ऐसा होता है, समझो ना आपकी गाड़ी 8 साल पुरानी हो गई, आप वायरिंग वगैरह चेंज करोगे, इंजन ऑयल चेंज करते रहोगे, हर वो तो रिपेयर हर महीने होता रहेगा, हर हर साल होता रहेगा, कुछ ना कुछ तो पुरानी गाड़ी में हर 3 महीने में कुछ ना कुछ बदलना पड़ता है, कभी टायर बदलना पड़ता है, कभी ब्रेक पैड बदलना पड़ता है, कभी क्लच पैड बदलना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो चेंज होते रहता है उसका, वो नॉर्मल है। इंजन ही चेंज कर दिया आपने, अभी फरारी का वगैरह नहीं लगाया, उसी मॉडल का, अभी 8 साल पुराना 10 साल पुराना हो गया आपका इंजन, मॉडल आपने वही रखी, गाड़ी आपने वही रखी, लेकिन अंदर का सिस्टम भी पूरा चेंज कर दिया। अब कल से गाड़ी भागेगी कि नहीं आपकी, भागेगी, तो क्या वो स्टैंडर्ड कैपेसिटी तक भागेगी, बोलो कि कैपेसिटी से ज्यादा जाएगी, कैपेसिटी तो यहाँ पे जो मैंने रिपेयर किया ना, मेरा इफिशियंसी 8 साल में उतर गया था, यहाँ पे जो मैंने रिपेयर किया ना उससे मेरा ऐसा चला गया कैपेसिटी, समझ में आ रहा है, अभी भी उतरेगा वो कैपेसिटी तो हमेशा उतरते रहेगा, लेकिन इस रिपेयर से ओरिजिनल जो कैपेसिटी थी उसके ऊपर चला गया, मतलब मेरा स्टैंडर्ड कैपेसिटी चल बढ़ गया। बड़े बड़े जो मशीनरी होते हैं उसमें यूनिट का मेजरमेंट होता है, जैसे अभी जैसे मेरे हाथ में ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये कंपास है समझिए, इस ये भी किसी ना किसी मशीन में बनता होगा, उसका एक दिन का प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 यूनिट का है, और मैंने रिपेयर कुछ ऐसा किया कि एक दिन का कैपेसिटी इसका 3000 हो गया, रिपेयर ही है, मशीन वही है, लेकिन मैंने कुछ कंपोनेंट बदल दिए बड़े बड़े इंपॉर्टेंट उसके, तो कैपेसिटी बढ़ गया, तो इस रिपेयर को क्या बोलूं मैं, बोलो, इस रिपेयर को क्या बोला जाएगा, कैपिटल रिपेयर बोला जाएगा, ठीक है ना। जो रिपेयर आपकी असेट की कैपेसिटी बढ़ा देता है वो रिपेयर कौन सा हो जाता है, कैपिटल रिपेयर। बिल्डिंग का एग्जांपल देता हूं, अभी ये बच्चों ने क्या करते हैं, हर साल रूम खराब होते रहता है, अब आप तो बड़े बच्चे हो तो आप वॉल पे नहीं रखते, लेकिन अगर आप छोटे बच्चे रहते तो क्या करते पता है ना आपको, वॉल पे लिखते हैं ना आप लोग, हार्ट बनाते हैं, सुजाता लव्स रमेश, अरे वो करते रहते ना, बड़े बच्चे बड़े हरामखोर होते हैं, ठीक है ना, च्युइंगम लेते हैं या तो बेंच के नीचे लगा देंगे, दीवार पे लगा देते हैं, तो हमें हर साल 2 साल में क्या करना पड़ता है, कलर करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, वायरिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे देखो कैसा वायर लटक रहा है वो, हाँ, क्यों, क्योंकि वो खराब होने के बाद उन्होंने जुगाड़ मार के उधर लाइट लेकर गए, वो इलेक्ट्रिशियन को बुला के अच्छे से कर सकते थे, लेकिन ये कॉमर्स वाले जब वायरिंग करते तो ऐसे दिखता है, ठीक है ना, ये बाकी जो है वो जो वायरमैन वाला मतलब जो प्रोफेशनल है उन्होंने किया हुआ, तो आपको वायर्स नहीं दिख रही, कॉमर्स वाले करते तो ये दिखता है, कॉमर्स वाले ऐसे ही होते, काम चालू हो काम करके दे देते, अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, उधर लाइट आनी चाहिए थी, आई ना, वायर किधर से भी आए, हमारा वैसा नियम होता है, तुम्हारे लाइफ में काम होने से मतलब है, हम काम करके देंगे आपका, अभी वो एकदम परफेक्ट चाहिए तो वो हम नहीं, हम कॉमर्स वाले लोग हैं, ठीक है ना, हम एक्सपर्ट किसी भी चीज के नहीं, लेकिन हम सब करते हैं, वी नो एवरीथिंग, हमें सबका नॉलेज, बस थोड़ा थोड़ा, ठीक है, वी आर सपोज टू बी एक्सपर्ट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड टैक्सेशन, सपोज टू बी, लेकिन आप देख ही रहे हो आपको कितना इंटरेस्ट है अकाउंट्स में, ऑडिट में, टैक्सेशन में, अभी डेवलप नहीं हुआ है आपका इंटरेस्ट, क्योंकि अभी आपने लाखों करोड़ों कमाए नहीं ना ये सब्जेक्ट बेच के, ये सब्जेक्ट जब बेच के आप जब लाखों करोड़ों कमाना चालू करोगे तो अच्छे से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना चालू करोगे, यार यार पैसे मिलते हैं यार इसके नॉलेज के,
ये वही नॉलेज है जिसका पैसा मिलता है, ठीक है ना। वो शेर व शायरी पढ़ के तो नहीं मिलने वाले थे आपको पैसे, गाने याद करके पैसे नहीं मिलने, नहीं तो बे करते रह गए आप। और इधर ये नहीं हाल है। और आपको पता चला कि जब आपका बेबी बेबी जस्टिन बीबर ने सुन लिया, जिसने ओरिजिनली गाया है, उसके बाद उसने बेबी गाना बंद कर दिया। बोला नहीं भाई, मार्केट में इसका एक नया वर्जन है जो मैंने निकाला नहीं था ठीक है ना। तो ये जो रिपेयर है बिल्डिंग का, अगर आप नॉर्मल कलर वगैरह कराते हो, दिवाली के पहले वगैरह कराते हैं यूजुअली लोग, ऑफिसेस वगैरह क्लीन कराते हैं, तो नॉर्मल मेंटेनेंस है, वो हर 2 साल 3 साल में एक बार करना पड़ता है। मैंने टाइल्स निकाल के मार्बल लगा दिया, बोलो ये क्या है? कैपिटल रिपेयर है। क्यों? क्योंकि पूरा एकदम, एक तो अमाउंट बहुत बड़ी है, टाइल्स निकाल के मार्बल लगाने में खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, या पहले ही अपना बिल्डिंग जो था वो 3 फ्लोर का था, अभी हमने इसके ऊपर 1 फ्लोर और बांध दिया, ये भी रिपेयर ही है, लेकिन ये नॉर्मल रिपेयर नहीं है, ये एक्सपांशन ऑफ बिल्डिंग हो गई। और एक्सपांशन में जो ये खर्चा किया होगा, ये कौन सा रिपेयर है? कैपिटल, क्योंकि अभी कैपेसिटी आपकी बढ़ गई ना, ये देखो ना, पहले 3 फ्लोर की कैपेसिटी थी, अभी 4 फ्लोर की कैपेसिटी हो गई। आपने ऐसा रिपेयर किया कि असेट का कैपेसिटी चेंज हो गया। हाँ, टायर का पंक्चर निकालना क्या है? रिपेयर है। टायर ही बदलना क्या है? एक तो रेवेन्यू रिपेयर, पंक्चर निकालना क्या हो गया? रेवेन्यू रिपेयर। छोटा अमाउंट है, रिकरिंग है, हर 3 महीने में 4 महीने में एक बार गाड़ी पंक्चर होती है, 50-100 रुपया देखिए रिपेयर भी हो जाता है, 4 व्हीलर होगी तो 200-500 जाता है, लेकिन रिपेयर हो जाता है। टायर ही बदली करने आपको तो 40-50 हजार का खर्चा आता है टायर बदली करने के टाइम पे। अब ये कौन सा रिपेयर हो गया? कैपिटल रिपेयर हो गया। अब हमारी गाड़ी 6 साल पुरानी हो गई है, तो हम सोच रहे हैं कि उसका पूरा वायरिंग ही चेंज करके पूरा 1 आध साल और रुके और पूरा 100% क्या कर ले, अंदर का वायरिंग ही चेंज कर ले, 100% वायरिंग। क्योंकि वायरिंग लूज होते जाता है ना, अभी पानी वगैरह में गाड़ी धूप में खड़ी रहती है, पानी में खड़ी रहती है, तो वायरिंग खराब, तो पूरा वायरिंग चेंज करना क्या हो जाएगा? एक वायर चेंज करना, आप समझो ना, एक वायर चेंज किया, 2 वायर चेंज किया, क्या है? गाड़ी का 100% वायरिंग चेंज करना कैपिटल, क्योंकि अभी कैपेसिटी बढ़ेगी, जो गाड़ी में जो छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहते हैं बार बार, वो नहीं आएंगे। आप समझ रहे हो? तो आपको हर बार ध्यान देना पड़ेगा कि रेवेन्यू क्या है, और ये मैच्योरिटी के साथ ऑटोमेटिकली आ जाता है। इट रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ मैच्योरिटी इन अकाउंट्स। एक बार आप मैच्योर हो जाते हो तो डेफिनेशन कौन पढ़ता है? पागल हो क्या? हम लोग टैली वगैरह के पर या ऑडिट वगैरह पे बैठे तो डेफिनेशन या मॉडल लेके नहीं बैठे, अच्छा रुको अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, हाँ ये एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। You don't carry model, you carry your brain, common sense, parlance, prudence, आप लेके जाते हो बिजनेस में, ठीक है ना। चलो, expenses for repair of machinery may incurred in the course of normal maintenance of asset. Such expenses are revenue in nature. On the other hand, expenses incurred for major repair of the asset as to increase its productive capacity is the capital nature. ये समझ में आ रहा है? अभी वर्ड सबको समझ में आ रहे? प्रोडक्टिव कैपेसिटी बदल गई है आपकी। However, determination of the cost of maintenance in an ordinary repair which should be expensed, should be expensed मतलब should be debited to P&L account. ये वर्ड का आप मतलब याद रखो। एक्सपेंस ईडी लग गया ना, तो समझने का वो राइट ऑफ करना है आपको इमीडिएटली, मतलब पीएनएल के डेबिट में डालना है, पीएनएल के डेबिट में डालना है, एज अपोज टू द कॉस्ट विच ऑट टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब क्या करना? देखो, एक्सपेंस करना मतलब क्या करना? पीएनएल के एक्सपेंस करना मतलब पीएनएल के डेबिट में करना, एंड कैपिटलाइज करना मतलब क्या करना? ऐड टू दी वैल्यू ऑफ असेट। तो बिल्डिंग की वैल्यू पहले से ही 25 लाख आपके बुक में थी, आपने 1 फ्लोर बढ़ाने के ऊपर और 15 लाख रुपए का खर्चा किया, तो पीएनएल के डेबिट में थोड़ा क्या डालोगे आप? अभी आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बुक्स में कितनी हो जाएगी? 40 लाख। ये समझ में आ रहा है? तो ये मैंने क्या किया? कैपिटलाइज किया। अगर नॉर्मल रिपेयर करूंगा तो कलर करा के लूंगा, 40,000 का खर्चा है तो क्या करूंगा? पीएनएल के
डेबिट तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस करना। चलो ठीक है, ये कुछ वर्ड्स है तो पता होनी चाहिए आपको। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, आपने जो खर्चा किया उससे आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है कि मोटा मोटी उतनी ही थी, अब हमने और एक 2 क्लासरूम ऐड किए तो हमारी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी कि कम होगी या उतनी ही रहेगी? तो 2 क्लासरूम ऐड करना मतलब क्या हो गया बताओ? कैपिटल। हम पहले खाली फिजिकल क्लास लेते थे, फिर हमने डिजिटल में चले गए, तो फिजिकल से डिजिटल जाने के लिए हमको पूरा फ्लोर रेडी करना पड़ा, 10 लोगों का स्टाफ रखना पड़ा, कंप्यूटर लैपटॉप लेने पड़े, टेक्नोलॉजी को ऐड करना पड़ा, वेबसाइट को ऐड करना पड़ा, पोर्टल लेना पड़ा, पेमेंट पोर्टल लेना पड़ा, तो ये सब कुछ करना पड़ा। बताओ फिर ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, क्योंकि हमने कैपेसिटी बदल दी। हम गडिंगलस से इंडिया चले गए, आप समझ रहे हो? अभी तक हमारे लेक्चर खाली गडिंगलस में आप देखते थे, अब ये यूट्यूब पे चला जाएगा, कौन देखेगा? पूरा इंडिया में कोई भी देख सकता है क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा। 18-20 महीने का आपको मैंने प्लान बताया, 18 to 20 मंथ में मेरी पूरी टीम रेडी हो जाएगी, पूरा कंटेंट रेडी हो जाएगा। तो जैसे कोर्स आप डिजिटली बोलते हो ना कि अभी सीए इंटर में गए, सीए फाइनल में गए, तो अभी पेन ड्राइव क्लास लेंगे, पेन ड्राइव क्लास लेंगे, रिकॉर्डेड क्लास लेंगे, स्टडी फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट लेंगे, तो ये आपका होता है ना। तो गुरुकुल भी हाइब्रिड क्लासेस प्रोवाइड करना चालू करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड क्लासेस? आप फिजिकल करना चाहते हो तो फिजिकल आ जाओ, वर्चुअल करना चाहते हो तो वर्चुअल करो, मतलब घर पे बैठ के करो, आपको क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास में इसलिए आना पड़ता है सर क्योंकि घर पे बैठ के आप अजगर के जैसे लेक्चर देखते हो, ऐसे लंबे होके फैल के क्रोकोडाइल बन जाते हो, आपकी बॉडी मूव नहीं करती, आप ऐसे मोबाइल ऐसे रखते हो और ऐसे पड़े रहते हो। ऐसे बॉडी लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होती ना, ऐसा बॉडी लैंग्वेज में आप सीए नहीं बन सकते। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी आप ऐसे बॉडी लैंग्वेज में देख सकते हो और बीच बीच में आ सकते हो, व्हाट अ जोक। सीए करना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है यार। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उसको पता रहना चाहिए कि ये बंदा सीए कर रहा है। दिन भर इधर बैठ के जाते हो ना जब बेंच पे लकड़े के, तो रात को पता चलता है, सब पीठ जब जमीन को लगती है, फाइनली। तो बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड समझ में आता है ना, बैकबोन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बोन आपके बॉडी का वही है, उसको पता चलना चाहिए कि तू सीए कर रहा है। वो पता चलता है 8 घंटे 10 घंटे इधर बैठ के जाने के बाद। स्पाइनल कॉर्ड को क्या सर, बॉडी में जो आखिरी नस है ना, उसको भी पता चलता है, तो उसका टेंशन मत लो आप। पूरे बॉडी को पता चल गया कि मैं कुछ तो ऐसा कर रहा हूं जो नॉर्मल लोग नहीं कर रहे, ठीक है? तो डेफिनेटली यस, आपने अगर क्लासरूम बढ़ाए, फिजिकल टू डिजिटल चले गए, एक गाड़ी की 4 गाड़ी की, 7 सीटर गाड़ी बेच के 15 सीटर ली, जो भी आपने कैपेसिटी बढ़ाया। पहले आपके पास जो ट्रक था वो छोटा ट्रक था, अब आपने बड़ा ट्रक लिया, कैपेसिटी बढ़ाया। कैपेसिटी बढ़ाया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और खर्चा करने के बाद भी, पहले आपका ट्रक पिंक कलर का था, अब आपने रेड कलर का किया, उससे कैपेसिटी नहीं बदलती। अब इधर कलर ये देखो थोड़ा डल कलर है, लाइट पिंक लगाया हुआ है, अगले साल हम लोग सोचने वाले कि इसको ग्रीन या ब्लू करेंगे, गुरुकुल के कलर लगा देंगे। इससे हमारा इधर क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठते थे वो 2 दीवार पे चिपक के बैठेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे उधर स्पाइडरमैन के जैसा उधर बैठ के देखेंगे। कैपेसिटी उतना ही है ना, भले आपने कितना भी खर्चा किया हो, बहुत खर्चा किया, एकदम प्रीमियम कलर लगाया, फिर भी कैपेसिटी तो नहीं बढ़ाना सर, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी तो नहीं बढ़ी है ना आपकी। तो ये आपके लिए क्या हो गया? रेवेन्यू, ठीक है ना? द एक्सपेंसेस विच हेल्प टू जनरेट इनकम और रेवेन्यू इन द करंट पीरियड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करंट पीरियड में ही उसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने सैलरी दी मेरे स्टाफ को और उसने मेरे लिए काम किया, तो क्लाइंट ने मुझे पैसे दिए, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? सब कुछ करंट पीरियड में ही हो गया। लेकिन मैंने बिल्डिंग मान ली और वो बिल्डिंग यूज करके हम 10 से 15 साल उसमें ऑफिस चलाने वाले। अब क्योंकि 1 साल में बेनिफिट मिलेगा क्या मुझे उसका? ये तो मैंने आपको कल भी लॉजिक बताया आपको। And should we match again the revenue earned in the current period? Match बोले तो कौन सा कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला? मैचिंग कॉन्सेप्ट। On the other hand, if the expenses help to generate revenue over more than one accounting period, it is generally capital expenditure, जिसका फायदा आपको 1 से ज्यादा साल में होने वाला है। कुछ नहीं, हम लोग इसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेनिफिट बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको बेनिफिट कैसे मिलता है? शॉर्ट टर्म। और
कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको कैसे मिलता है? लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। अभी ये बिल्डिंग हमारी खुद की नहीं है, तो हम हर महीने भाड़ा देते हैं, तो हमको 1 महीना यूज करने मिलता है। ये बिल्डिंग यूज करके हम क्या करते हैं? रेवेन्यू कमाते हैं। तो ये जो खर्चा है वो कौन सा खर्चा हो गया हमारा? रेंट का एक्सपेंसेस क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हर साल हर महीने करना है। अब जो नई बिल्डिंग बनाने वाले हैं वहां पे खुद की, वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल, क्योंकि इमीडिएटली तो पहले साल में रिकवर करूं बच्चों से? आप ही होंगे पहली बैच वहां पे बैठने वाली, आपसे रिकवर करूं? करता हूं ना? अरे करने दो। आप खरीदो ना 1 करोड़ 5 रुपए का पार्ले जी, बाजू नेक्स्ट वाला खरीदेगा ना 5 रुपए वाला, नहीं 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 मैं नहीं खरीदूंगा। तो ऐसे होगा। When expenditure on improvement and repair of the fixed asset is done, when expenditure on improvements and repairs of fixed asset is done, it has to charge to the profit and loss account. Expense को ही क्या बोलते हैं? चार्ज भी बोलते हैं। When expenditure on improvement, improvement समझ में आता है आपको? On improvement and repair on fixed asset is done, मतलब छोटा मोटा इंप्रूवमेंट कर रहे हो आप लोग। It has to be charged to P&L account if the expected future benefit from the fixed asset do not change. फ्यूचर में उससे बेनिफिट नहीं बदलने वाले। रिपेयर किया आपने, लेकिन उससे बेनिफिट बहुत बदलने वाला नहीं। मेंटेन कर रहे हो आप, मेंटेन, ठीक है। It will included in the book value of the fixed. It will be included in the book value of the fixed asset where expected benefit from the asset increases. फ्यूचर में अगर इसका बेनिफिट अगर बढ़ने वाला है, पहले हमारे स्टूडेंट बेटी की कैपेसिटी 40 की थी, अब 60 की हो गई है, और वर्चुअल की वजह से हजारों हो गई है, तो इसको इंक्लूड करो आप। इंक्लूड किस में करो बता रहे? बुक वैल्यू में, मतलब कुछ नहीं, कैपिटलाइज करो बोल रहे। पहले पैरा में लिखा है एक्सपेंस करो, दूसरे पैरा में लिखा है कैपिटलाइज करो, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। मटेरियलिटी भी तो देखेंगे ना, कि एक्सपेंस आपके लिए मटेरियल था कि इमटेरियल था, सिग्निफिकेंट था कि इनसिग्निफिकेंट था, इंपॉर्टेंट था कि नॉर्मल था। रिलेटिव प्रपोर्शन of the amount involved is another important consideration in distinction between revenue and capital. तो मुझे बताओ, मैं अगर यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखता हूँ और यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखता हूँ, और मुझे यहाँ पे अमाउंट लिखना है कि अमाउंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ह्यूज होता है कि लो अमाउंट होता है? रेवेन्यू में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट होता है वो लो होता है कि ह्यूज होता है? ये लो होता है। ये रेंट है, ये 50,000 रुपया हर महीने का, साल का 6 लाख रुपया होता है। खुद की बिल्डिंग मानना 5-6 लाख में बन जाती है? नहीं, अभी यहाँ पे 1.5 करोड़ लगने वाला है। अब कैसा ये हाई है? तो बोलते हैं कि भैया मटेरियलिटी मतलब अमाउंट कितना है वो भी तो देखो। अमाउंट छोटा रहेगा तो रेवेन्यू, अमाउंट बड़ा रहेगा तो कैपिटल, ठीक है ना, वो भी उन्होंने देखने बोला। बस अभी क्या करना है, जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो ये आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड। आपको अभी तक मैंने जितना भी भाषण दिया आपको याद नहीं रखना, आपको याद जो रखना है वो ये टेबल याद रखना है। टेबल नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे? लिखेंगे नोटबुक में, कभी ना कभी तो लिखेंगे। है ही नहीं आपके पास, पुराने मॉड्यूल में टेबल दिया ही नहीं उन्होंने डिस्टिंग्विश का, ठीक है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। आपका काम बढ़ गया, अभी नहीं लिखेंगे, इधर नहीं टाइम पास करने का, आराम से सर को बोलो ये मॉड्यूल सर्कुलेट करने के लिए आपके ग्रुप पे मैं ही कर देता हूँ, ओपन करके लिख लेना किधर। तो अच्छा है ना, थोड़ा लिखोगे तो कम से कम थोड़ा तो याद रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता फाउंडेशन के एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मुझे इसका आगे जाके इनकम टैक्स वगैरह में बहुत मैटर करता है। आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते, वो तो डायरेक्टली चार्ज होने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर आपको क्या चार्ज करना पड़ता है? डिप्रिसिएशन। आप बोलोगे अभी क्या फर्क पड़ता है? अभी कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि तेरा अकाउंटिंग कोई चेक नहीं करता भैया। तेरा अकाउंटिंग खाली तेरा टीचर चेक करता है, जिसने जिंदगी में इतने पाप किए थे ना कि उसको भगवान ने टीचर बना दिया। और वो तुम जैसे बच्चे, हरामखोर बच्चे, मतलब कुछ भी लिखते हैं पेपर में, और वो उसको पढ़ना पड़ता है, और वो चेक करके आपको मार्क्स देने पड़ते हैं, ठीक है ना। वो उसका पाप धोने का प्रोसेस चालू है। ही इज इन लिविंग हेल, आई एम टेलिंग यू। वो जब नर्क में जाएगा ना, अगर नर्क जो हमने सोचा हुआ है कि नर्क होता है, देयर ही विल फील कंफर्टेबल, थैंक्स। ये उसको लग रहा है कि ये नहीं चाहिए। भगवान अगले जन्म में रास्ते का कुत्ता बना लेना, लेकिन अकाउंट्स को प्रोफेशन मत बना।
ठीक है, ऐसे तो तुम हरामखोर होते हो। अच्छा तुम नहीं होते, तुम अभी सुधर गए हो थोड़े से, जो बाकी लोग हैं समझो आप। हाँ मैं बोलना नहीं चाहता अभी बीकॉम वाले, तुम बुलवा के लो सालो। हाँ, बीकॉम वालों को कितना बुरा लगता रहेगा, लगने भी दो। तो पीरियड ऑफ बेनिफिट बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पीरियड ऑफ बेनिफिट बताओ। लॉन्ग टर्म, और रेवेन्यू का शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका जो बेनिफिट होता है ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड होता है, और इसका जो होता है ड्यूरिंग द करंट पीरियड। शॉर्ट टर्म मतलब करंट पीरियड, ये 12 महीने में वगैरह होने वाला है। इनहांसमेंट वर्सेस मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब वर्ड समझता है आपको, मेंटेन करना। इनहांस करना मतलब इनलार्ज करना, बड़ा करना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेसिटी को एनहांस करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपेसिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ऑल्टरनेटिवली इट इज आल्सो इंक्लूड्स एन एक्सपेंडिचर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। या तो कैपेसिटी बढ़ाएगा या तो कॉस्ट कम करेगा। पहले एक जमाने में जो पैकिंग मटेरियल होता था, आपने अभी भी देखा होगा, ये जो अपने बिस्किट्स वगैरह के पैकेट आते हैं, लोकल बिस्किट्स वगैरह होगा, तो आपने देखा होगा कि वो प्लास्टिक की थैली होती है और उसको कैंडल से ऐसे जलाया जाता है ना, तब वो पैक होता है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैन्युअली होता था। अब आप जो चिप्स वगैरह खाते हो, लेज वगैरह के, वो आपको लग रहा है ऐसा चिप्स बनने के बाद कैंडल पे ऐसा किसने किया है? पॉसिबल, कितने लेबर लगेंगे? तो उन्होंने क्या लगाई होगी, कोई मशीन लगाई होगी जो फटाफट वो पैक करती रहेगी, हर सेकंड में एक क्विकली पैक होता रहेगा ना। या छोटा, हाँ ये जो दीदी बता रही है कि अभी छोटे मोटे किराना माल की दुकान पे भी अभी वो आ गया, क्योंकि अभी वो बांधने के लिए टाइम नहीं रहता। तो किराना माल वाला भी आप बोलते हो हाँ आधा किलो शक्कर दे, तो आधा किलो शक्कर देता है, और उसने फिर क्या रखा होता है, एक हीटर रखा होता है, जो ऐसे क्या होता है, इधर आप प्लास्टिक की बैग रखते हो और उसको फटाक से पंच करते हो, 2 सेकंड में वो जल जाता है और मतलब पैक हो जाता है। तो देर आर वेज ऑफ डूइंग इट। लेकिन अगर आपने उसकी बड़ी मशीनरी लगा दी है तो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी ना। तो पैकिंग मटेरियल लेने से आपकी जो पैकिंग कॉस्ट थी वो कम हो गई, क्योंकि लेबर कम हो गए। पहले आपको 50 लोग रखने पड़ते थे कैंडल लेके, ठीक है ना। अब आपको 2 ही लोग रखने पड़ते हैं, जो बटन को चालू करेगा और बटन बंद करेगा। दिन भर खाली देखते रहेगा, क्योंकि काम तो खाली क्या कर रहा है, मशीन। हाँ मशीन छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए ऑब्जर्व करने के लिए 2 लोग रखने पड़ेंगे आपको, कि बाबा मटेरियल खत्म हो गया, ऑयल खत्म हो गया, पावर सडनली ऑफ हो गया, तो रिस्टार्ट करो मशीन। कुछ अटक गया तो उसको रोको। तो इमरजेंसी के लिए आपको 2 लोग, तो 50 के 2 हो गए। लेकिन पहले खाली कैंडल खरीदना पड़ता था, अब मशीन खरीद के लाए हो, तो मशीन का क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। कैंडल जो खरीदे थे तो कौन सा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। परचेस ऑफ मशीनरी, कार, फर्नीचर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सैलरी, अकाउंटिंग स्टाफ। और भी इसमें पॉइंट आ सकते हैं, ऐसे नहीं कितने ही पॉइंट आते हैं, आप आगे आगे जाएंगे तो आपको पॉइंट और मिलेंगे। ठीक है ना। आप इतने जितने लिखे उतना ही मत लिखो, और भी है। नहीं तो बेस्ट क्या है पता है, गूगल करो। उससे भी अच्छा क्या है पता है, चैट जीपीटी करो। चैट जीपीटी पे जाओ और बोलो कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड, हाँ आपको 10 पॉइंट दे देगा, 5 पॉइंट दे देगा, इससे ज्यादा ही पॉइंट देगा। वो वाले लिखो, ये वाले मत लिखो। ये वाले तो बेर मिनिमम हो गए। अच्छे से लिखा जाता है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट, एंड्यूरिंग बेनिफिट भी बोला जाता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट को इनकम टैक्स में हम क्या बोलते हैं, आगे जाके थोड़े बड़े हो जाओगे तो क्या बोलेंगे हम, एंड्यूरिंग बेनिफिट। एंड्यूरिंग मतलब लॉन्ग टर्म। ठीक है ना। चलो, सच और झूठ का सामना करने के लिए रेडी हो, देखते हैं। ये बड़ा फेमस गेम है, सच का झूठ का सामना। विनायक जी कहाँ गए हमारे विनायक जी। और एक ओपन करता हूँ, दादा आगे चला गया। ओवरहॉल, ओवरहॉल मतलब रिपेयर। ओवरहॉलिंग को क्या बोलते हैं, रिपेयर। ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलता है, ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस आर। मुझे बताओ, आप सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस करके आए हो कहीं से, डायरेक्टली लगा दोगे फैक्ट्री में? नहीं, पहले उसको रिपेयर करोगे, मेंटेन मतलब अच्छे से करोगे ना। ये रेगुलर है आपके लिए, रिकरिंग है?
नहीं, वन टाइम करोगे ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके हिसाब से? कैपिटल। देखो, ओवरऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू पुट सेकेंड हैंड मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन टू डिराइव एंड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज। समझ में आ रहा है? एंड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज, इट शुड बी कैपिटलाइज। ये कैपिटलाइज जैसा है। चलो आगे। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आ रहा था, तो आपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगा लिया या सोलर हीटर लगा दिया। घर पानी गर्म इलेक्ट्रिकल हीटर से बहुत ज्यादा बिल आता है, सोलर हीटर लगा दिया। अब खाली हीटर लगाने का खर्चा है। क्यों? क्योंकि महाराज सन जो है, सूर्य जो है, वो आपको बिल नहीं भेजेंगे ना हर महीने एमएसएबी के जैसा कि इस महीने में आपने मेरे इतने यूनिट कंज्यूम किए। वो तो भगवान है, सूर्य देवता हम बोलते हैं, हमें तो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं ना वो। हाँ, खाली उसको यूज करने का हार्डवेयर आपके पास नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ? पर्सनल लाइफ में लो इसको, तो कैसे होगा? ऐसा नहीं कि दुनिया में नॉलेज नहीं है, इस दुनिया में ब्लेसिंग्स नहीं है, इस दुनिया में अच्छाई नहीं है, सब कुछ आपके आजू बाजू में ही है। आपका हार्डवेयर अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है? अपना हार्डवेयर अपडेट, तो ये सब करके आप क्या कर रहे हो? अपना हार्डवेयर अपडेट कर रहे हो, ताकि दुनिया में जो फ्री में अवेलेबल है अच्छी चीजें, वो भी आपको आसानी से मिल जाए। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक हीटर को निकाल के सोलर पैनल लगाना या सोलर हीटर लगाना एक्सपेंसिव तो होगा। क्यों किया लेकिन आपने? क्यों किया? क्यों किया? आपको पता है पेट्रोल की गाड़ी में आजकल लोग सीएनजी बिठा के ले रहे? क्यों करते हैं? पेट्रोल से माइलेज 8 किलोमीटर का मिलता है, 1 लीटर में 8 किलोमीटर, और सीएनजी से 25 किलोमीटर, मतलब 3 टाइम्स। 1 लीटर पेट्रोल में जितना माइलेज मिलता है उतना उसका 3 टाइम्स सीएनजी में मिलता है। तो हम लोग तो जो गाड़ी लेते हैं तो सीएनजी की गाड़ी लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग गाड़ी लेने के टाइम पे बड़े जोश में पेट्रोल या डीजल की ले लेते हैं और बाद में फिर रिग्रेट करते हैं कि अरे यार गाड़ी तो ले ली लेकिन अभी पेट्रोल भी तो भरना पड़ेगा। फिर उनको लगता है कि सीएनजी बिठा देते हैं। वो तो ठीक है, पेट्रोल की गाड़ी में सीएनजी बिठाते हैं। हम लोग उस दिन बात कर रहे थे नई बाइक लेनी है, कौन सी बाइक लेंगे, गुरुकुल में नई बाइक आने वाली है, तो हम लोग सोच रहे थे कौन सी बाइक लेते हैं। तो सब लोग बड़े बड़े नाम बता रहे थे, डोमिनर लेते हैं, बुलेट लेते हैं, हिमालयन लेते हैं। मैंने बोला वो पेट्रोल तुम्हारा बाप भरेगा? मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यहाँ से नीचे मार्केट में तू ब्रेड लाने जा रहा है हिमालयन पे, मतलब ब्रेड 20 रुपए का और पेट्रोल 40 रुपए का? क्योंकि उसकी 500-600 सीसी की कैपेसिटी है। जहां पे 100 सीसी 100 सीसी की गाड़ी काम कर सकती है, वहां पे 600 सीसी की क्यों लगाओगे आप? उसका इंजन पिकअप करने की कितने एनर्जी कंज्यूम करता है? फिर ये सब बातें चली तो बोलते काम करते हैं सीएनजी बिठवा देंगे उधर, हिमालयन लेते और उसमें कॉस्ट कम करने के लिए क्या बिठवा देते? सीएनजी। तो इतने हराम को रहे हमारे गुरुकुल के बच्चे, बताओ ऐसे करना चाहिए हमको? नहीं करना चाहिए ना। हाँ, लेकिन आपने कार में किया तो चलता है, 4 व्हीलर में किया तो चलता है। लोग खर्चा, पेट्रोल का खर्चा कम करने के लिए क्या करते हैं? सीएनजी की टाकी बिठाते, लाख रुपए का एक्सपेंसेस आता है, चलेगा ना? एक वन टाइम लाख रुपए का एक्सपेंस करो, रोज कम से कम 1000 रुपए बचेगा, मतलब 100 दिन में तो आपका टंकी का कॉस्ट रिकवर ना। ऐसा कैलकुलेट करते हो तो वर्किंग कैपिटल का आपका खर्चा कम हो गया। कौन सा खर्चा कम हो गया? वर्किंग कैपिटल का खर्चा कम हो गया, ठीक है। तो कौन सा अभी बढ़ गया? लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर, गाड़ी का कैपेसिटी आपने बदल दिया, सिस्टम ही चेंज कर दिया पूरा। तो ये बोलते हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सही है कि गलत है? अरे गलत है ना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। फॉल्स। इट मे बी रीजनेबली प्रिज्यूम दैट मनी स्पेंड फॉर रिड्यूसिंग द, क्या रिड्यूस कर रहे हो आप? रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड हैव जनरेटेड लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द एंटिटी, सो इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए भी डाल सकते हो, ठीक है ना? सीएनजी टैंक इन पेट्रोल कार, सीएनजी टैंक इन पेट्रोल कार। तो क्यों लगाया सीएनजी का टैंक आपने पेट्रोल कार में? क्यों लगाया? ताकि खर्चा कम हो जाए। और आपको मैंने क्या बताया? इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर ना, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल बिल्डिंग के ऊपर, कार के ऊपर नहीं।
नहीं तो स्लैश करके दिखा, आप बोलोगे अच्छा सर गाड़ी के ऊपर सोलार लगाने वाले थे, तो ज्यादा अजीब नहीं दिखेगा गाड़ी इतनी सी, सोलार पैनल इतना ऐसा। हाँ, वखांडा का गाड़ी लगेगा। वखांडा पता है आपको? एवेंजर्स देखना पड़ेगा। लीगल फीस टू अक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो ये बताओ क्या है लीगल फीस टू अक्वायर प्रॉपर्टी। आपको किसी के ऊपर लीगल केस करके प्रॉपर्टी लेनी है। आपको पता है 2005 के बाद जितना प्रॉपर्टी में मेल चाइल्ड को राइट होता है, उतना ही प्रॉपर्टी में फीमेल चाइल्ड को भी राइट होता है। बाल देखो, मतलब मैं बता रहा हूं कि ये मेल है और ये फीमेल है। लॉ अभी इन दोनों को इक्वली ट्रीट करता है। नमस्कार, काय आणलेला आहे? वाव, थँक्यू। द्या, नंतर घेतला तरी चालेल। तुम्ही लगेच खाणार आहात की नंतर खाणार आहात? हा, एक 5-10 मिनिटांनी खातो, मग आम्ही ब्रेक घेतो। हा ठेवा, चालेल। थैंक यू तो बोलो रे, हरामखोर लोग, इतने मतलबी लोग हैं। तो ये जो डॉटर जो है और इसके जो 3 भाई थे, इन 3 भाइयों ने, ये डॉटर जब गई कि बच्चा प्रॉपर्टी का डिवीजन हो रहा है तो मुझे भी हक का मतलब हिस्सा चाहिए, मेरा भी हक बनता है इस प्रॉपर्टी में। तो इन 3 भाइयों ने मिलके इसको कूट दिया। समझ रहे हैं ना? छोटी बहनें तो मार देते थे वो लोग, तो दिया 2-4 ऐसा मार के, गई चुपचाप रोते रोते घर पे। अब क्या करेगी वो घर जाके? लॉयर के पास जाएगी ना रे हरामखोर लोग। और लॉयर क्या करेगा? इन 3 भाइयों के ऊपर केस कर देगा कि अभी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से नहीं होंगे, 4 होंगे। बोलेंगे वो तो लड़की है, उसकी तो शादी हो गई, फिर भी उसका उतना ही हक है प्रॉपर्टी में जितना आप तीनों का है। क्योंकि जिस राइट से तुम तीनों मांग रहे हो प्रॉपर्टी, कि मेरे माँ बाप ने मुझको पैदा किया, तो तुम्हारे माँ बाप ने उसको भी पैदा किया है, ठीक है ना? शादी होने से वो राइट नहीं खत्म हो जाते। एक मिनट, तो ये जो लीगल केस चलेगी अभी 1-2-3 साल चलेगी फाइट, इंडिया में जस्टिस ऐसा नहीं कि सुबह केस फाइल कर दो, दोपहर के लंच तक रिपोर्ट आ जाता है। ब्लड टेस्ट नहीं कराया तुमने, केस कर रहे, टाइम लगता है। और वो टाइम लगने में कोर्ट की फीस होगी, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होंगी, एडवोकेट की फीस होगी। तो एक दिन ये प्रॉपर्टी इनको मिल जाएगी, तो ये सारे खर्चे इनको क्या करने पड़ेंगे? कैपिटलाइज। ये तो छोड़ दो, ये तो अपने घर वालों से फाइट की, खरीदी हुई प्रॉपर्टी नहीं है। कभी कभी तो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ओरिजिनली खरीदते हैं, और हमारे साथ स्कैम हो जाता है। पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी ओनर ने 3 लोगों को बेची। जो ओनर है वो स्कैमर है, और उसने सेम प्रॉपर्टी कितने लोगों को बेची है? 3 लोगों को बेची है। इसलिए अभी प्रॉपर्टी का डिजिटल रजिस्ट्रेशन होता है। खाली अग्रीमेंट करने से प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो जाती। तो आपके माँ बाप को आप क्या समझाओगे? बताओ। खाली अग्रीमेंट करेंगे, साइन करके प्रॉपर्टी तुम्हारे, इनको क्या लेता था? तुम्हारे माँ बाप को। घर में अगर ग्रीन कलर का पेपर होगा ना, तो ओरिजिनल पेपर मेरे पास है। ग्रीन कलर का पेपर स्टेशनरी की दुकान पे मिलता है ना रे। तो अग्रीमेंट के 3 प्रिंट नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना? तो बोलने का कि अग्रीमेंट साइन करना, स्टैम्प पेपर पे साइन करने से प्रॉपर्टी आपकी नहीं होती। आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है, और वहां पे सेलर अपना थंब लगाता है, बायर अपना थंब लगाता है, आपके साथ जो 2-2 विटनेस गए होते हैं वो अपना थंब लगाते हैं। थंब क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आधार ऑथेंटिकेट हो रहा है वहां पे। तब जब उनके रिकॉर्ड में, रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में जब प्रॉपर्टी शिफ्ट होती है, तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे होती है। और रजिस्ट्रार में 3 लोगों के टाइम 3 लोगों के नाम पे नहीं हो सकती ना, क्योंकि जब पहले वाले के नाम पे जब उसने ट्रांसफर किया, तो अभी वो ट्रांसफरर है ही नहीं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। अब तो ये मालिक बन गया ना। समझ रहे आपको? तो जब तक अभी इसका थंब नहीं लगेगा उधर, तब तक अभी इन दोनों को प्रॉपर्टी जाएगी नहीं। तो स्कैम तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, ये पहले वाले के साथ स्कैम नहीं हुआ है। पहले वाले को तो प्रॉपर्टी मिल ही जाएगी, क्योंकि उसने रजिस्टर करा दी अपने नाम पे। ये दो लोग जब आगे जाएंगे ना लोन लेने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो देखेंगे कि अरे यार प्रॉपर्टी के वो तो पहले से कोई आके बैठा है, तो वो बोलेगा मेरी प्रॉपर्टी, बोलेगा नहीं मेरी प्रॉपर्टी, बोलेगा मेरे पास ओरिजिनल पेपर, बोलेगा मेरे पास ओरिजिनल पेपर है, बोलेगा मैंने सुरेश से खरीदी, बोलेगा मैंने भी सुरेश से खरीदी, तीसरा आ रहा है मैंने भी सुरेश से खरीदी है। उसको बोलने का रजिस्टर में नाम किसका है?
ये तो अपने अपने में, उधर नाम किसका है, मेरा है ना। तो अभी ये दोनों लोग मेरे पे भी केस कर रहे हैं और सुरेश पे भी केस कर रहे हैं, तो मुझे भी अपना प्रॉपर्टी का राइट डिफेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफेंड, और इसको अक्वायर करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है ना, एक को अक्वायर करना, दूसरे लोगों को डिफेंड करना है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसका आप एक्सप्लेनेशन देखो, ठीक है ना। ये देखो पहला वाले का एक्सप्लेनेशन देखो क्या है, लीगल फीस पेड टू अक्वायर एनी प्रॉपर्टी, लीगल फीस पेड टू अक्वायर एनी प्रॉपर्टी इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अरे जब मैंने खर्चा किया होगा, अभी भी मैंने क्या किया, अपना जो लैंड है ना वो 30 लाख का है, लेकिन मुझको ना 4-5 लाख का और खर्चा हुआ, वो स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है, ये करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरने पड़ते हैं, वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालने पड़ते हैं, टाइटल सर्च, मतलब वकील लोगों का बड़ा इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है प्रॉपर्टी जब आप परचेस करते हो तो 35 लाख मैंने खर्चा किया है। तो मैं जब अभी मेरे बुक में एंट्री मारूंगा तो 30 लाख की नहीं मारूंगा, जो मैंने ओनर को पैसे दिए थे, मैंने जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भरी है, ब्रोकरेज भरा हुआ है, जो भी मैंने किया होगा, बाकी सारे खर्चे भी मेरे लिए क्या हो जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है आपको, देखो, इट इज इनकर्ड टू परचेज द ओनरशिप राइट इन द प्रॉपर्टी एंड हेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला वाला एग्जांपल देखो, अमाउंट स्पेंड एज अ लॉयर फी टू डिफेंड द सूट, डिफेंड कर रहे हो आप, अभी आप केस फाइल नहीं कर रहे हो, आप पे केस फाइल हुई है, टू डिफेंड द सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ लैंड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये देखते हैं क्या होता है, हो क्या रहा है कि कोई कोई आपने किसी ने आपके ऊपर केस किया, बोलता है कि ये इस कंपनी की लैंड नहीं है, हमारी लैंड है, और अभी आपको क्या करना है उसको, आप किसी के ऊपर केस नहीं कर रहे हो, आपको खाली डिफेंड करना है। कोई बोलता है कि ये फैक्ट्री में जिस जिस फैक्ट्री में जिस जमीन में इन्होंने फैक्ट्री बांधी है ना, ये जमीन ही इनकी नहीं है। अब आप खाली जाके क्या कर रहे हो, नहीं सर हमारी है, हमारे पास पेपर है, एविडेंस है, हमने पेमेंट चेक में किया था, इसलिए पेमेंट कभी भी जमीन वगैरह के धंधे में कभी भी पेमेंट कैश में नहीं करने का रहता है। सामने वाला हमेशा ब्लैक ही मांगता है कि कैश दो, कैश गोनी भर के दो पैसे, ना 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 ना, चेक से दूंगा, बैंक से दूंगा, मेरे पास कैश है ही नहीं। आपको ऐसी बात करनी होती है, ठीक है ना, बोल दो कि कैश है तो कैश ही लेंगे। और कैश लेके बहुत बार ऐसे मैंने गांव में देखा हुआ है अपने इस रीजन में, क्योंकि अपना लॉ का ऑफिस है तो बहुत सारे लोग आते हैं कि हमने उसको 10 लाख रुपए दिए थे, अब वो बोलता है कहाँ दिए, हमने उसके पापा को दिए थे, पापा की डेथ हो गई, बेटा बोलता है पापा को दिए थे, हमको तो पापा ने बताया नहीं कभी कि पापा ने आपसे 10 लाख रुपए लिए हैं। तो लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ इश्यू कम्स। वही अगर चेक से एंट्री जाती तो आप क्या बोलते हैं कि ये देखो ये मेरा अकाउंट है, आपके पापा का अकाउंट है, यहां से पैसे गए यहाँ गए, हाउ कुड यू डिनाई दैट, ठीक है ना। तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं हमारे क्लाइंट को, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप सीए बनने वाले हो, कि ये सब ट्रांजैक्शन में आपको बताना होता है कि देखो यहाँ पे मनी जो है वो चेक के फॉर्म में जानी चाहिए, डिफेंड करने के लिए बैंकिंग से जानी चाहिए, कैश में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि डिफेंड करने के टाइम पे यूज होता है। डिफेंड आपको ऐसे भी करना है, सामने वाला तो ऐसे भी केस करने वाला है अभी कि नहीं दी, बैंक में आने के बाद भी वो बोलता है नहीं दी, ये मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं है, अब केस करनी पड़ेगी। केस करने में कोर्ट क्या मांगता है, सबूत और गवाह। तो आप बोल नहीं सकते ना, नहीं नहीं हाँ मैंने बात की थी इसके साथ ऐसे ऐसे स्टैंड पे, तभी इसने ऐसा, अरे बातें तो बनाई जा सकती है ना, अग्रीमेंट है क्या, पेपर है क्या, चेक का रिसिट है क्या, बैंक स्टेटमेंट है क्या, तो ये आपको वहां पे बोलना जाता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा गया है, legal expenses incurred to defend the suit claiming that firm's factory site belong to the plaintiff is मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। प्रॉपर्टी आप ही के पास हो, आप ही प्लेंटिफ हो, आपके ऊपर किसी ने केस किया है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया है, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है। बाय दिस एक्सपेंस नाइदर एनी endurable benefit can obtain in future in addition to what is presently available, not the capacity of asset is increased। पहले भी फैक्ट्री आप ही के पास थी, अभी भी आप ही के पास है, कोई खाली क्लेम कर रहा था कि नहीं नहीं ये फैक्ट्री उनकी नहीं है मेरी है, उसको अपने खाली बचाया हुआ है अपने लिए, इसलिए वो आपके लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। लेकिन समझो किसी ने आपके ऊपर केस करके जीत जाता और आपकी फैक्ट्री वो ले लेता, तो उसके लिए कौन सा एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसने केस करके छीन के लिया आपसे, ठीक है ना, तो उसके लिए कैपिटल, और कोर्ट ने उसको दिया मतलब शायद आपने भी झोल करके वो जमीन हड़पी होगी ना, जमीन हड़पने समझता है ना आप लोगों को। हाँ, तो अंजेश अंजेश अभी रिकॉर्डेड लाइन पे नहीं बोलना चाहिए उसका, लेकिन बताता हूँ उसको, मुझे बोलता है राम ऐसा होता है, ठीक है ना, उसने मुझे प्रैक्टिकली बताया किधर हुआ है क्या हुआ है, लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि गांव में जो थोड़े पॉलिटिकल लोग वगैरह जो होते हैं, थोड़े मसल वाले लोग,
ताकतवर लोग जो होते हैं ना, वो किधर भी जाके कुछ भी बांधते हैं। मतलब कोई जमीन है, उधर फार्म हाउस बांध देंगे फेंसिंग डाल के। वो जमीन उन्होंने खरीदी नहीं है। जिनकी जमीन है वो मुंबई में है, पुणे में, किधर बाहर है, दूर है, कभी आते नहीं है, इन्होंने बांध दिया उधर, फार्म हाउस वगैरह बांध दिया। फिर आप बोलोगे पेपर, अरे यार इनके पास मसल है, पेपर ये लोग बनवा लेते हैं। तो वो आएगा, जब ओरिजिनल ओनर आएगा बोलेगा अरे मेरी प्रॉपर्टी, अरे आपकी कैसे, ये देखो मेरे पास ओरिजिनल पेपर है। बोलेगा मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। बोलेगा एक भी केस नहीं बचेगा तेरा, टॉप टू बॉटम। तो इधर से जाएगा ही नहीं। अब क्या करोगे आप? वो पावरफुल है, इसको बोलते जमीन हड़पना। फिर मुझे अंजेश ने बताया था कि राम तेरे सामने जो भी है वो कितना भी पावरफुल होने दे, नो बडी इज अबाउट द लॉ, इंक्लूडिंग मोदी, राहुल गांधी, इस टाइप के लोग भी। यहाँ का एमपी एमएलए का तो नाम ही नहीं लिया उसने, बोला ये तो छोड़ी दे, तो चिंदी लोग है, लेकिन लॉ से बड़ा कोई नहीं होता। देश में, हमारे देश में सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है? लॉ। हाँ, लेकिन लॉ को कैसे प्रेजेंट किया जाता है वो उसके एडवोकेट के हाथ में होता है। सबसे गरीब इंसान भी कोर्ट में केस जीत सकता है, क्योंकि कोर्ट पैसे देखिए कौन पावरफुल है, जज ये नहीं देखता कि ये बड़ा इंसान है, इसके अगेंस्ट कैसे जजमेंट लूं। कोर्ट को पता है ये बड़ा इंसान है, इसको जस्टिस की जरूरत नहीं, जस्टिस की जरूरत इस गरीब इंसान को है। अब गरीब, कभी कभी सारे गरीब अच्छे भी नहीं होते, कोई कोई गरीब हरामी भी होता है। वो तो कोर्ट देखता है कि जस्टिस किसको जाना चाहिए, दे अप्लाई द लॉ। और इसलिए उसने बोला कि हमारे देश में जो कानून है ना उसकी पावर बहुत ज्यादा है। वैसे तो बाकी देशों की भी है, लेकिन शायद वहां पे अभी अफगानिस्तान वगैरह में शायद कम हो गई होगी थोड़ी, सीरिया वगैरह में आप जाओगे बोलोगे केस कर देता हूँ, उसने बंदूक निकाल के गोली मार देगा, बोलेगा जाकर। तो वहां पे थोड़ा लॉ का पावर कम होगा, लेकिन हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स आर अपहेल्ड। मतलब भगवान भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं आते। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है वर्शिप का, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है आपको, आप अपने भगवान को पूछ सकते हो, इसलिए आपके पास वो राइट है। नहीं तो सीरिया वगैरह में जाके बोलो मैं गणपति विसर्जन करेगा, गणपति इधर रखेगा, तो यू कैन नॉट डू दैट। आप समझ रहे हो ना, उनके यहाँ पे अलाउड नहीं है किसी और भगवान को पूजना, मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ होता है, और लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, आप समझिए। ये सामने जो आपके ऑफिस के सामने कोर्ट है, वहां पे जस्टिस मिलता है। ऐसा सब्जी मंडी नहीं है वो कि जो ज्यादा पैसा लेके जाएगा वो ज्यादा सब्जी लेकर आएगा। वहां पे पैसे से नहीं। हाँ, आप बोलोगे करप्शन है, ये है, वो सब भी है हमारे देश में, कि कोर्ट भी खरीदा जा सकता है, जजेस को भी बाय किया जा सकता है, पॉसिबल। ऑफिसर्स अगर बिकते थे तो जजेस भी बिकते होंगे, बट द इंसिडेंट्स आर वेरी लो। ठीक है ना? जुडिशियरी में स्कैम इज वेरी लो। आपने कभी सुना है ऐसा न्यूज में? देखो पॉलिटिकल स्कैम तो आपने सुने ही होंगे कि यहाँ पे स्कैम हो गया। गवर्नमेंट का भी आपको पता है, गवर्नमेंट में जितने भी ऑफिसर है सबके गाड़ी है, बंगले है, जमीन जायदाद है। आपको पता है 50,000 की पगार में इतना सब नहीं आने वाला, मतलब वो पैसे खा रहा है, वो खाने की पोजीशन में बैठा है तो खा रहा है, ये आपको पता है। लेकिन कोई जज है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, और आप देख रहे हो कि प्रॉपर्टी खरीदे जा रहा है, महीने में एक बार फॉरेन टूर करता है, 6 महीने में एक बार सिंगापुर जाता है, थाईलैंड जाता है। जजेस को आप नहीं देखोगे, दे आर वेरी नॉर्मल पीपल, वेरी ऑर्डिनरी पीपल, 90% ऑफ देम। मे बी 10%, चलो मैं डिस्काउंट करता हूं क्योंकि मैं 100% बात करने वाला इंसान नहीं हूं। 10% होंगे जो करप्ट होंगे, बट 10% इज वेरी लो इन दिस काइंड ऑफ जुडिशियल सिस्टम, डिटेल जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है? तो इसलिए जस्टिस अभी भी है, लेकिन उसको केस करके जीतना पड़ता है। उसके जो पैसे खर्चे किए रहेंगे आपने डिफेंड करने के लिए अपने आप को, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर लड़के जमीन ली आपने बड़े फैक्ट्री से, बड़े इंसान से, तो आपके लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे चलता हूं। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलता है? अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वन आउट पार्ट। रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, वन आउट मतलब समझता है आपको? बड़ी बड़ी मशीन होती है, वो घिसती है, वाइब्रेट होती है, ठीक है ना, तो वो पार्ट वन आउट हो गया, प्लेन हो गया। गाड़ी के लैंग्वेज में बताऊं तो टायर जो है वो टकला हो गया,
तो ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी गाड़ी आगे जा रही है, टायर रुक गया है लेकिन गाड़ी आगे जा रही है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो पकड़ नहीं पा रहा है रोड को, इसलिए वो टायर में गैप होते हैं ना, ताकि वो रोड पे रुके, फ्रिक्शन होके गाड़ी उधर, क्योंकि 100 की स्पीड पे गाड़ी थी अभी, आपके टायर अगर गोल रहेंगे तो 100 की स्पीड पे गाड़ी का ब्रेक मारने के बाद भी गाड़ी आगे ही जाने वाली है, रुकनी थोड़ी ना क्या वाली है। तो वो टायर अगर आपने रिप्लेस किया तो उस टायर को हम बोलते हैं वर्न आउट हो गया अभी। वैसे मशीन में ऐसे जो प्लेट्स होते हैं वो प्लेट्स खत्म हो जाते हैं एक टाइम पे, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। रिपेयर कैसे करोगे आप? बड़े बड़े ट्रक वगैरह होते हैं, उसको आपने देखा होगा, टायर पुराना होता है, उसके ऊपर एक नई लेयर चढ़ा देते हो, दैट इज ऑल्सो देयर, ठीक है ना। तो रिपेयर करना अलग है, लेकिन ये वॉर्न आउट हो चुका है पार्ट, इससे कैपेसिटी नहीं बढ़ने वाली आपकी। क्या नहीं बढ़ने वाली? कैपेसिटी मेंटेन रहने वाली, आप समझ रहे हो ना। कैपेसिटी नीचे उतरी अभी, रिपेयर करोगे ऊपर चली जाएगी, लेकिन बियॉन्ड ओरिजिनल कैपेसिटी क्रॉस नहीं होगी। इसलिए क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल्स। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वन आउट पार्ट ऑफ मशीन इज द रेवेन्यू एक्सपेंस सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, ये मेंटेनेंस कॉस्ट है। चलो आगे, expenses incurred on repair and whitewashing for the first time on purchase of an old building are revenue expense। क्या बता रहा है, आपने कोई पुरानी बिल्डिंग खरीदी है, उसका व्हाइट वॉश करा रहे हो, व्हाइट वॉश मतलब कंप्लीट टॉप टू बॉटम, उसका एसिड वगैरह मार के जो भी क्लीन करके कलर वगैरह सब निकाल के पुराना नया कलर चढ़ा दोगे, ये वाला एक्सपेंसेस बता रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एग्जांपल हो गया अपना, ठीक है ना। देखो क्या बोलते हैं, फॉल्स। Repairing and whitewashing expenses for the first time of an old building incurred to put the building in a usable condition. These are the part of the cost of building and accordingly capital expenditure। इसके जैसा ही पहला आया था एक सेम लैंग्वेज वाला, हाँ, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा ना, फर्स्ट टाइम आप करने वाले हो ना इसको, ठीक है। तो ये आगे चलो, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर रनिंग अ सिनेमा इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने लाइसेंस खरीदा है सिनेमा हॉल रन करने का, बार बार खरीदोगे आप? रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? वन टाइम है, और इससे आपको राइट मिलता है। लेकिन सर सिनेमा हॉल चलाने का राइट मिलता है, तो टेंजिबल एसेट है कि इनटेंजिबल एसेट है? इनटेंजिबल एसेट है। आप बोलोगे लाइसेंस तो पेपर पे आता है, वो नहीं, राइट टू रन सिनेमा हॉल आ रहा है आपके पास। और राइट मतलब हक, हक दिखता है क्या? हक स्क्वायर होता है कि सर्कल होता, नहीं पता ना आपको, तो वो लाइसेंस मतलब इनटेंजिबल हो गया। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप बोलोगे हाँ टेंजिबल तो है, अरे ये राइट टू ड्राइव है, ये तो उसका प्रूफ है तेरे पास, डॉक्यूमेंट्री। ये लाइसेंस ऐसा दिखता है, इसका ये मतलब नहीं, ये राइट टू ड्राइव है। समझ में आ रहा है आपको? तो राइट इंटेंजिबल असेट होते हैं, लाइसेंस हमेशा क्या होते हैं? इंटेंजिबल असेट होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, सिनेमा हॉल कुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट लाइसेंस, एक्सपेंडिचर इनकर्ड to obtain the license is the pre-operative expenses which is capitalized. Such expenses are amortized over the period of time। मैंने क्या बताया था अभी आपको थोड़ा टाइम पहले, आपने मुझे पूछा था सर amortize मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बोला था कि tangible asset का depreciation होता है, intangible asset का amortization होता है, ठीक है। Amount spent for construction of temporary huts which were necessary for construction of cinema house were demolished when the cinema house is ready is capital expenditure। ये सब ना फाइनल वगैरह पे आओगे ना तो आपको ये सब का प्रैक्टिकल केस मिलेगा। आपका कोई सिनेमा हॉल है और उसके सामने झोपड़पट्टी है, अच्छा लगता है कि आप अभी मूवी में जाके लोग खुद को हीरो समझ के बाहर आ रहे हो, सामने देख रहे झोपड़पट्टी है, तो सपने लोगों के टूट जाते हैं यहाँ पे। तो इसको हटाना पड़ेगा ना, फिर इसको हटाने के लिए जो खर्चा होगा वो क्या होगा? बार बार हटाओगे क्या झोपड़ी? एक ही बार हटाओगे ना। अच्छा, हटाने के लिए खर्चा क्यों होगा? अरे उनको पैसे दोगे ना, अरे सिनेमा थिएटर बांधा है, बड़ा मॉल बांधा है, ये गंदगी है, इसको निकाल दो ना, किधर और जाके झोपड़ी बांधो, ये लो 50-50 लाख या 5-5 लाख, और 2-4 चमाट भी लगानी पड़ेगी जो ज्यादा बात करता होगा, तो दोनों लगाना पड़ता है वहां पे, मनी एंड मसल दोनों यूज करना पड़ता है। M&M बोलते हैं हम लोग उसको बिजनेस में, यू हैव टू अप्लाई M&M, मनी एंड मसल। जहां पैसा लगता है वहां पैसा लगाओ, जहां ताकत लगती है वहां ताकत लगाओ, लेकिन वो काम करा के, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ टेम्पररी हट्स, अच्छा ये तो अलग है, चलो ये तो अलग है। टेम्पररी हट्स मतलब समझते हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जो टेम्पररी बांधे थे वो वाले हट्स है, ये वो वाले हट्स है। मुझको मैंने खाली हट्स पढ़ा, ठीक है ना। टेम्पररी हट्स मतलब ये कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं, क्या बांधने से पहले छोटे छोटा रूम बांध के रहते हैं,
तो अभी ये रेडी हो गया, अब इसको हटाना पड़ रहा है, तो इसको हटाने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो कैपिटल एक्सपेंस, वो तो पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन चालू हो रहा है यहाँ पे आपके लिए। मैडम जी ने, कुलकर्णी मैडम ने नेक्स्ट स्नैक लाया हुआ है, क्योंकि कल उनका बर्थडे था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, केक भी खाया कल सेलिब्रेशन में। केक लाना, मैं आई एम टोटली अपोज टू दिस केक कल्चर। जिसका बर्थडे वो इतनू सा ही खाता है और आप बोलते हमने उनके लिए केक लाया, मतलब कल भी बेनिफिट तुमको ही हुआ है और वो बेचारे इतने केक का रिप्लाई करके उन्होंने आज पूरा स्नैक्स ला के दिया आपको, उसका बेनिफिट भी आपको ही हो रहा है। तुम समझ रहे हो, डबल बेनिफिट। चलो ठीक है, कर लो, आप कर लो, केक खा लो, क्या केक नहीं बता रहा हूँ, जो भी स्नैक्स है खा लो। और एक एग्जांपल देखो, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो, स्टेट विद द रीजन वेदर फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहला, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री। आप ही बताओगे, बताइए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि नया बिजनेस चालू कर रहे हो आप, ठीक है ना, टू स्टार्ट अ फैक्ट्री द कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिना इसके तो बिना लाइसेंस के तो फैक्ट्री चालू होगी ही नहीं, ठीक है। ₹1000 फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू न्यू साइट, आपने नई साइट ली है, यहां से वहां इन्वेंट्री लेके जा रहे हो, रेवेन्यू नॉर्मल है, हमाली का खर्चा है ये, ठीक है ना। ओके, तो रेवेन्यू, रिमूवल ऑफ रेवेन्यू टू द न्यू साइट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज नाइदर ब्रिंगिंग एंड्यूरिंग बेनिफिट नॉर इनहांसिंग वैल्यू ऑफ एसेट। ना उनकी वैल्यू बदल रही है, ना कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है, खाली एक जगह से दूसरी जगह पे इन्वेंट्री आपने हिलाई है। नेक्स्ट, rings and pistons of engines were changed at a cost of 5000 to get fuel efficiency। इंजन में कुछ होता है छोटा मोटा, रिंग्स एंड पिस्टन करके कुछ होता है, आपके बाइक वगैरह में होता है, वो चेंज करने से थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, देखो आप, लेकिन देख लो फिर भी 5000 स्पेंड फॉर चेंजिंग रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी। अभी ये वर्ड देखो, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। फ्यूल एफिशिएंसी मतलब अभी इसके बाद फ्यूल का कंजम्पशन कम होने वाला है, ठीक है। ये अमाउंट बहुत कम दिया है उन्होंने, लेकिन मान लो ये अमाउंट 50,000 होती है, लाख रुपया होती, तो क्या होता, इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ द फिक्स्ड असेट। इस एफिशिएंसी वर्ड के आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। पहले जो फ्यूल लगता था वो अभी कम लगेगा, तो आपका ओवरऑल वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। अब 5000 में बड़े इंजन का नहीं चेंज होता, वो नंबर थोड़ा इमटेरियल लग रहा है हमें मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से, बट जो अगर आप नंबर इग्नोर करोगे तो उन्होंने यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे खाली कॉस्ट लिखता मैं 5000 के जगह पे खाली क्या वर्ड लिखता मैं, कॉस्ट, तो हमारे लिए फिर क्या हो जाता फिर कैपिटल, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इनका कोई एक इंजन का कोई एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बदल रहे हो, जिससे फ्यूल जितना पहले लगता था अभी उससे कम लगेगा। पहले 20 लीटर लगता था 1 घंटे में, तो अभी 18 लीटर ही लगेगा, ठीक है। तो आपका वर्किंग कैपिटल कॉस्ट कम हो गया। चलो आगे, मनी पेड टू द महानगर टेलीफोन निगम MTNL, जैसे आपका BSNL होता है वैसे MTNL भी है, 8000 फॉर इंस्टॉलिंग द टेलीफोन इन द ऑफिस। आप कभी भी अगर टेलीफोन वगैरह लगाने जाओगे तो डिपॉजिट मांगते हैं, तो ये डिपॉजिट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये क्या है, नहीं ये एक्सपेंडिचर ही नहीं है, अरे डिपॉजिट है, डिपॉजिट। ये कभी कभी चूना वाला लगाने वाला क्वेश्चन भी आता है, ये खर्चा ही नहीं है, आपने डिपॉजिट दिया है बस, ठीक है ना। तो ये डिपॉजिट होता है, जैसे हमने यहाँ पे अभी ये बिल्डिंग भाड़े पे ली, तो ओनर ने बोला एक काम करो, आपको 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट देना पड़ेगा। ये डिपॉजिट क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, मैंने बिल्डिंग में कुछ कांड किया, तोड़फोड़ की, कांच तोड़ दिए तुम लोगों ने कल, ये तो रिपेयर कराने के लिए हमसे क्या लिया, उसने पहले से ही डिपॉजिट लेके रखा हुआ है, तो डिपॉजिट है। तो क्या करेंगे, जब हम ये बिल्डिंग एम्प्टी करेंगे, वेकेट करेंगे, तो क्या कर देंगे, हमको हमारा डिपॉजिट रिटर्न कर देंगे, और लास्ट के 2-3 महीने का अगर हमने रेंट नहीं भरा होगा तो वो रेंट में एडजस्ट करेंगे, इसलिए उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं। और एक्सपेंडिचर ही नहीं है, देखो आप क्लासिफिकेशन तब करोगे ना जब वो एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सपेंडिचर है ही नहीं, वो क्लासिफाई करना ही नहीं था। मनी डिपॉजिटेड विद BSNL MTNL फॉर इंस्टॉलेशन टेलीफोन इन ऑफिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, है ही नहीं, तो उसको फिर ये करे, डिवाइड क्यों करें हम। A factory shed was constructed at cost of 1 lakh rupees, 5,000 had been incurred in construction of temporary huts। टेम्पररी हट्स वो बताया ना, बिल्डिंग बनाने के लिए पहले हट बनाना पड़ता है, वो खर्चा है, बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो तो ठीक है, वो इजी। बेस्ट टेक सॉल्यूशन, देखो नाम ही देखो कंपनी का कैसा है, बेस्ट टेक सॉल्यूशन, बिना कंप्यूटर का चलेगा क्या, एक कंपनी है ना ये,
बाइज एंड सेल्स कंप्यूटर्स एज अ पार्ट ऑफ इट बिजनेस। अब खुद के बिजनेस के लिए कंप्यूटर अगर लेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उसका ट्रेडिंग बिजनेस ही क्या है, बाइंग एंड सेलिंग कंप्यूटर, तो इसके लिए कंप्यूटर क्या है, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इट परचेज 20 कंप्यूटर्स फॉर रीसेल विद कस्टमर, हर फॉर कॉस्ट ऑफ ईच कंप्यूटर इज 20,000, तो 20,000 के 20 कंप्यूटर लिए तो खर्चा 4 लाख हो गया। लेकिन ये 4 लाख आप असेट साइड में नहीं लिखोगे, आप ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट के डेबिट में डालोगे। ये परचेस है, फिक्स असेट नहीं है, इधर नहीं जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हमारा जो मेन डिस्कशन था वो खत्म हो गया। मेन क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका अपोजिट मैंने ये कल ही पढ़ा दिया था आपको, आपको समझ में आ रहा है तो देखो, रेवेन्यू रिसिट्स एंड, मैंने क्या बताया था, इफ अ ट्री इज अ सोर्स देन फ्रूट इज अ इनकम, तो फ्रूट बेच के कमाओगे तो रेवेन्यू रिसिट, ट्री बेच दिया तो कैपिटल रिसिट, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने क्या बताया था, लैंड इज द सोर्स देन क्रॉप इज अ इनकम, तो क्रॉप बेच के पैसे कमाओगे हर साल तो क्या होगा, रेवेन्यू रिसिट। लैंड ही बेच दिया, कैपिटल रिसिट। तो उसका लॉजिक अभी लगाओ बिल्डिंग में, इफ यू अर्न रेंट तो क्या मिलेगा आपको, रेवेन्यू। बिल्डिंग ही बेच दी तो कैपिटल। आपने अगर डिबेंचर या फिक्स डिपॉजिट लेकर रखा है बैंक में, ठीक है ना, तो डिबेंचर रखा तो आपको हर साल क्या मिलते रहेगा, इंटरेस्ट, तो रेवेन्यू हो गया। लेकिन डिबेंचर ही बेच दिया, कैपिटल, किसी इक्विटी में आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो आपको हर साल डिविडेंड मिलता है, रेवेन्यू। इक्विटी शेयर ही बेच दिया शेयर मार्केट में तो कैपिटल। बस वो तो रिसिप्ट आपको समझ में आता है। बैंक से मैंने लोन लिया, बैंक से लोन लिया, पैसे तो आए मेरे बैंक अकाउंट में, इनकम में मेरा नाचना चालू करो, ये 10 लाख आए आज अकाउंट, अबे लोन है वो, लाइबिलिटी, लेकिन है रिसिट है ना। कौन सा रिसिट है, कैपिटल रिसिट है। कहाँ रखोगे, इनकम पीएनएल की इनकम साइड में, अरे नहीं 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 सर, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, यहाँ पे लोन्स करके आएगा। कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए, कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए तो शेयर होल्डर ने पैसे दिए होंगे कंपनी को, तो शेयर कैपिटल आ गया होगा, तो वो भी बैलेंस शीट में ही जाएगा ना। बैंक अकाउंट में पैसा है, इसका ये मतलब नहीं कि आपका पैसा आया आपके पास, पैसा आया नहीं है आपके पास, पैसा तो आया है लेकिन आपने कमाया नहीं है, वो आया है, लाइबिलिटी आपकी, तो वो बैलेंस शीट में जाएगी। तो कैपिटल आइटम हम कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ पे लिखते हैं हम, पीएनएल, बस, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर रहा हूँ। State with the reason whether below item relating to business of AB are capital receipts or revenue receipt. A machine with a book value of 10 lakh is sold for 12 lakh. 10 लाख की मशीन है, कितने में बेची गई है, 12 लाख में। तो ये जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला वो क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन ये रेवेन्यू प्रॉफिट है कि कैपिटल प्रॉफिट है, आपको विनायक सर ने पता नहीं पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, सेल बियॉन्ड ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं इसको, असेट का सेल बियॉन्ड ओरिजिनल कॉस्ट को डिप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है, सेल बियॉन्ड ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 10 लाख, उसके ऊपर अगर आप बेचोगे, ओरिजिनल कॉस्ट के भी ऊपर बेचोगे तो इसको क्या बोला जाता है, सेल बियॉन्ड ओरिजिनल कॉस्ट, तो ये प्रॉफिट है। प्रीमियम अमाउंट इनटू 1 लाख रुपीज इशूड ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल, ठीक है ना, आपने शेयर इशू किया प्रीमियम पे। अभी आपका कंपनी लॉ का जब लेक्चर होगा तो आपको ये सब समझेगा, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है ना। तो कंपनी लॉ का जब अकाउंटिंग करोगे, आप कंपनी अकाउंट्स करोगे तो उसका पहला ही चैप्टर होगा इशू ऑफ कैपिटल, उसमें सिखाया जाएगा आपको। तो ये प्रीमियम मतलब कंपनी ने अपना शेयर्स बेचा है, बार बार कंपनी बेचती है क्या अपना शेयर्स, शेयर्स बेचा है मतलब शेयर्स इशू किया, आप समझ रहे हो ना। तो दैट इज कैपिटल रिसिट। अमाउंट ऑफ 20,000 रिसिट फ्रॉम गुड्स सोल्ड इन कैश, गुड्स बेचा है, रेवेन्यू। अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज रिसीव्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट मैच्योर्ड हो गया, मतलब आपने फिक्स डिपॉजिट रखा था, हर महीने आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, आज फिक्स डिपॉजिट मैच्योर्ड हो गया, आज आपको 5 लाख मिलेगा और आपको अलॉन्ग विद इंटरेस्ट भी मिला 40,000, मतलब ओरिजिनल आपका 5 लाख भी मिला और 40,000 भी मिला एक्स्ट्रा। तो ये जो 40,000 एक्स्ट्रा मिला ये तो क्या है, रेवेन्यू है। लेकिन वो जो 5 लाख जो मिला वो क्या है, कैपिटल, ठीक है ना। तो जो रिकवरी किया वो कैपिटल रिसिट है, इंटरेस्ट जो किया वो रेवेन्यू रिसिट है।
समझे आपको कैसा? इजी, एकदम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रिसिट वाला एकदम इजी रहता है, एक्सपेंडिचर वाले में थोड़ा सोचना पड़ता है। Good Pictures Limited construct a cinema house and incur the following expenditure during the year 31st March 2022. तो कुछ खर्चा किया, सिनेमा हॉल बनाया उन्होंने। सेकेंड हैंड फर्नीचर वर्थ 9,000 was purchased. Repainting of the furniture cost was 1,000 and furniture was installed by workman, wages 200. तो सेकेंड हैंड फर्नीचर लाया, उसका कलर करवाया और उसको वेजेस भी दिए आपने। ये सारे के सारे फर्स्ट टाइम हो रहे हैं ना आपके यहाँ पे। तो ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 9 + 1 10,000, 10,200 आपका कैपिटलाइज होगा। मतलब फर्नीचर की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी बुक में? 10,200। देखिए पहला वाला पॉइंट, the total cost of furniture should be treated as 10,200. All the amounts mentioned should be capitalized, since without such expenditure furniture would not be available for you. If 1,200 have been respectively debited to the repair account and wages account, the accounts will be credited to furniture account. उन्होंने बोला अगर आपने वहां रखा भी होगा तभी भी आपको वहां से निकाल के फर्नीचर अकाउंट में लेकर आना पड़ेगा, ठीक है ना। गलती से अपने वेजेस को वेजेस अकाउंट में, वेजेस यूजुअली मैंने क्या पूछा था आपको? वेजेस देखते हमको लगता है हाँ वेजेस तो रेवेन्यू होता है ना। ये नॉर्मल वेजेस है क्या? नहीं, ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे किया हुआ वेजेस है, ठीक है। वैसे तो ट्रांसपोर्ट नॉर्मल खर्चा होता है ना, रेवेन्यू होता है ना। ट्रांसपोर्ट ट्रक वाले भैया को आपने पैसे देना तो नॉर्मल खर्चा होता है ना, वो तो रेगुलर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना, ट्रांसपोर्ट ट्रैवल एक्सपेंस क्या है? रेवेन्यू। लेकिन आपको पता है हमारा जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का जो फर्नीचर है वो बैंगलोर से यहाँ पे आया हुआ है। तो बैंगलोर से जब यहाँ पे आया तो हमने उनको पे किया होगा ना, ट्रांसपोर्ट वाले भैया को। वो ट्रांसपोर्ट हमारी किधर जाना चाहिए? कैपिटल में जाना चाहिए, मतलब फर्नीचर की वैल्यू में ऐड होना चाहिए ना। समझो फर्नीचर 1.5 लाख का था और ट्रांसपोर्ट और हमारी 30,000 लगी, तो फर्नीचर का वैल्यू कितना रिकॉर्ड करूं मैं? 1,80,000। 30,000 कैपिटलाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल ट्रांसपोर्ट नहीं है, नॉर्मल ट्रैवल एक्सपेंस नहीं है सर। ओके। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर रनिंग अ सिनेमा हॉल। लाइसेंस खरीदा, लाइसेंस कैपिटल, और इसको अमोर्टाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अमोर्टाइज। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर सिनेमा कंपनी वाज फाइंड 1,000 फॉर कॉन्ट्राविंग द रूल्स। तो उन्होंने कुछ रूल तोड़े और 1,000 रुपए का पेनाल्टी लगाया। पेनाल्टी का कौन सा कैपिटल? पेनाल्टी कब से कैपिटल हो गया? तुमने रूल तोड़ा इसलिए उसने पेनाल्टी डेबिट करोगे ना पीएनएल में। रिन्यूअल फी, हर साल अभी रिन्यूअल फी भरनी पड़ रही है लाइसेंस की। ओरिजिनल फी तो कैपिटल थी लेकिन रिन्यूअल फी रेवेन्यू है। फायर इंश्योरेंस 1,000 पेड इन अक्टूबर फॉर 1 ईयर। अक्टूबर में देखो आप, अक्टूबर है तो रेवेन्यू ही है लेकिन इसमें प्रीपेड एक्सपेंस भी है, दिख रहा है आपको? कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस भी है इसमें। अरे अक्टूबर में अगर भरोगे तो इसमें 6 महीने ही आते हैं ना इस साल में, फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने आएंगे। तो अगला जो 500 रुपया है वो अगले 6 महीने से रिलेट करता है। तो है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन उसमें 500 रुपया प्रीपेड एक्सपेंस भी है। तीसरे वाले का आंसर देखिए, हाफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्टेन टू द ईयर फ्रॉम 1 April 2021, hence such amount should be treated as a prepaid expenses. Remaining amount is a revenue expense. कैपिटल नहीं था, थोड़ा अमाउंट प्रीपेड है, थोड़ा अमाउंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और ये हट वाला तो बार बार आ रहा है, दिख रहा है आपको? टेम्पररी हट वर कंस्ट्रक्टेड फॉर 1,200। बोलो, झोपड़ी बनाने का खर्चा, अरे बिल्डिंग बनाने से पहले झोपड़ी बनाने का खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टेट विथ रीजन हाउ वुड यू क्लासिफाई फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स, ठीक है ना। ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 25,000 फॉर इंजन of a motor car to get better fuel efficiency, capital. Inaugurating expense of 25 lakh incurred on opening of new manufacturing unit. पहला तो ये गधा है, ये जो भी बिजनेसमैन है ये गधा है, गधा, ठीक है ना। इनॉग्रेटिंग एक्सपेंस मतलब समझ रहा है, ओपनिंग सेरेमनी रखी है इसने, आज रिबिन कट करने, रिबिन सेरेमनी समझता है आपको? आज रिबिन कट होने वाला है तो इसने सलमान खान को बुलाया, शाहरुख खान को बुलाया, बड़े बड़े स्टार को बुलाया रिबिन कट करने के लिए, सनी लियोनी को बुलाया। बताओ, देखो अभी तक तुम हंसे नहीं थे, अभी तक तुमको सलमान खान शाहरुख खान को देखने का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। सनी लियोनी आती सारे लोग चले जाएंगे देखने के लिए, अबे रिबिन कट करने वाली है और कुछ नहीं। लेकिन अच्छा, इतने बड़े बड़े लोगों को अगर आप बुलाओगे तो खर्चा तो होगा कि नहीं? खर्चा हो गया।
ये 25 लाख का खर्चा किया इसने फैक्ट्री को ओपन करने के लिए, कैपिटल नहीं है, वही तो बता रहा हूं। कौन सा असेट तेरे पास आने वाला है बिजनेस में, कौन सा लॉन्ग टर्म एंड्यूरिंग बेनिफिट आने वाला है? बड़ा खर्चा हमेशा कैपिटल नहीं होता। तेरा बर्थडे आज तू 25 लाख उड़ा कर आया गोवा में, कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं। तो ये नालायक इंसान है, इतना बड़ा खर्चा करना ही नहीं था। इनॉग्रेटिंग एक्सपेंसेस ऑन ओपनिंग ऑफ द न्यू यूनिट helps to explore more customer. This expenditure in the nature of revenue expenditure and not generate any enduring benefit of the business. तो क्यों किया सर? इतने बड़े स्टार को क्यों बुलाया फिर 25 लाख का खर्चा करके बिजनेस ने? एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है ना, सारे न्यूज चैनल वगैरह सब आ जाएंगे, बड़ा पुलिस बंदोबस्त लगेगा, आज बड़ा स्टार इधर आएगा। तो सोच रहे हो आप, अरे कोई भी बड़ा प्लेयर आप इधर लेकर आओगे तो अच्छा खासा हवा होगा, गांव गांव से लोग देखने आएंगे कि कोई बड़ा पर्सन यहाँ पे आ रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अमाउंट बड़ा है करके कैपिटल मत बोलो आप बाय डिफॉल्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कॉम्पेंसेशन ऑफ 2.5 करोड़ पेड टू द वर्कर्स हु ऑप्टेड वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब भैया वीआरएस। वीआरएस मतलब मुझे बताओ, आपका एज 53 हो चुका है, आप बूढ़े हो चुके हो, आप रिटायर होने वाले हो 58 पे, मतलब और 5 साल आप कंपनी को चूसने वाले हो। अभी आप काम भी नहीं करते, क्यों नहीं करते? अरे अभी टेक्नोलॉजी बदल गई है, तुम्हारे टाइम की टेक्नोलॉजी अलग थी, अभी की टेक्नोलॉजी अलग है। अब जो नया यूथ जितना एफिशिएंटली काम कर सकता है उतना एफिशिएंटली आप नहीं करते। आपका पगार भी बहुत ज्यादा है क्योंकि आप इतने साल से कंपनी में हो, तो कंपनी इनको निकालने के लिए कॉम्पेंसेशन देता है विच इज वीआरएस। वीआरएस देने से कंपनी में कोई असेट जनरेट नहीं होता। हो रहा है क्या? काम नहीं करने का पैसा दे रही कंपनी, आप समझ रहे हो क्या? आपको लात मार के निकालना नहीं चाहता, बस तो पैसे दे के निकाल रहा हूं और कुछ नहीं। मैं बोलता हूं कि भैया आप आगे 5 साल और काम करने वाले, तो एक काम करो 5 साल का पगार अभी ले लो, लेकिन अभी कभी यहां से निकलो। तो एम्प्लॉय भी बड़ा खुश, देखो कंपनी कितनी पागल है, काम नहीं करने का पैसा दे रही है। कंपनी को पता है कि तू अगर कंपनी में रहेगा तो कंपनी डूब सकती है, कंपनी को बचाने के लिए तेरे को पैसे देके निकाल रहे हो, क्योंकि उनको पैसे की परवाह नहीं है। अच्छा, तुझे पैसे भी इसलिए दिए जा रहे क्योंकि आप 25-30 साल से कंपनी में काम कर रहे थे, आपको ऐसे निकाला नहीं जा सकता। एक लॉयल्टी होती है एम्प्लॉय की, अगर कंपनी की तरफ लॉयल्टी है तो कंपनी का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एम्प्लॉयज के लिए। तो मजाक करने के लिए सब बोलते हैं हम लोग, लेकिन देर आर लॉट ऑफ लॉजिक। अगेन इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है वीआरएस। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो सैलरी के चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा वीआरएस करके क्या होता है, लेकिन इससे नया असेट नहीं आता। यू आर नॉट बाइंग अ बिल्डिंग, यू आर नॉट बाइंग अ फर्नीचर। वन थिंग इज फॉर श्योर, इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो कैपिटल नहीं होता वह तो रेवेन्यू होता है, तो डेफर्ड रेवेन्यू होता है। आज ही सुबह हमारी बात हो गई, या तो कैपिटल देखो, कैपिटल है कि नहीं है बहुत क्लियरली देखना है आपको। क्या असेट जनरेट हो रहा है, क्या इंड्यूरिंग बेनिफिट है, क्या एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, क्या कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है, क्या रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है। तो कैपिटल की अपनी एक प्रॉपर्टी है। जो कैपिटल नहीं हो बाय डिफॉल्ट क्या है? रेवेन्यू है, ठीक है ना। हाँ, रेवेन्यू में डिफर्ड रेवेन्यू भी होता है। डिफर्ड रेवेन्यू मतलब 1 साल में राइट ऑफ नहीं होगा, 2-3 साल में राइट ऑफ होगा, ठीक है। किधर गया वो, कुछ अलग ही पेज ओपन हो गया। Amount paid to the worker for voluntary is a revenue, for voluntary retirement is a revenue expenditure. Since magnitude of the amount is very significant, it may be better to defer over future years. ठीक है ना। तो फ्यूचर ईयर पे तो इनकम टैक्स बोलता है 5 साल में इसको राइट ऑफ करना है। 1 साल में राइट ऑफ नहीं करना है, कितने साल में राइट ऑफ करना है? 5 साल में इसको राइट ऑफ करना है, 5 ईयर्स में। मैंने एग्जांपल भी इसलिए 53 और 58 का दिया, इसका बेनिफिट आपको आने वाले 5 साल में मिलने वाला है। बूढ़े लोगों को निकाल के कंपनी को बेनिफिट कितने साल का मिलने वाला था। तो इनकम टैक्स वो नहीं देखता कि 5 साल का बेनिफिट मिलने वाला है कि 4 साल का बेनिफिट मिलने वाला है। इनकम टैक्स बोलता है बड़ा एक्सपेंडिचर। वीआरएस छोटा अमाउंट नहीं होता, एक एक एम्प्लॉय को 20-20, 25-25 लाख देने पड़ते हैं। आपने 100 एम्प्लॉय को निकाला, मतलब समझो 2.5 करोड़ 3 करोड़ का खर्चा किया गया है। तो 1 साल में राइट ऑफ नहीं किया जाता, ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो अभी इधर 2.5 करोड़ था ना, 2.5 करोड़ था ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स बोलूंगा तो हर साल 50-50 लाख आपको राइट ऑफ करने बोल रहे हो। तो बचा हुआ एक्सपेंस बैलेंस शीट में पड़ा रहता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट एट रिटर्न ऑफ, ऐसे हेड होता है। चलो आगे, क्लासिफाई द एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट आज कैपिटल और रेवेन्यू। अभी मिक्स आ गया, अभी तक क्या आ रहा था? रिसिप्ट आ रहा था या एक्सपेंडिचर आ रहा था। अब दोनों मिक्स आ गया, रिसिप्ट भी है, पेमेंट भी है, कैपिटल भी है, रेवेन्यू भी है। 4 आंसर होंगे पॉसिबल, 4 में का एक चुनना है। 10,000 स्पेंट, पहला तो इतना तो पता चल गया पेमेंट है। ऑन ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर ऑन अ ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेस ऑफ द कैपिटल एसेट,
ये जापान में गया मशीन लाने के लिए, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। अमाउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब इतना तो समझता है ये रिसिप्ट है। अमाउंट रिसीव्ड फॉर ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, ट्रेड रिसीव मतलब आपके डेटर ने आपको पैसा दिया है, ये रेवेन्यू है ना, वो तो रिकरिंग है ना, बार बार देते रहेगा ना। अमाउंट स्पेंड फॉर डिमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग, पहले पुराना बिल्डिंग था वो गिरा के नया बिल्डिंग मान रहे हो, कैपिटल, ठीक है ना। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑफ अ मशीनरी डैमेज बाय फायर, आग लग गई, कंपनी ने इंश्योरेंस दे दिया, लॉस बाय फायर चैप्टर पढ़ा है सर ने आपको, कैपिटल ना मशीनरी का है, स्टॉक का होता तो क्या जला यहाँ पे, मशीनरी, स्टॉक होता तो रेवेन्यू, स्टॉक का भी तो, अरे लॉस बाय फायर में आपको स्टॉक का पढ़ाया होगा ना सर ने, कि स्टॉक जल गया, तो स्टॉक जल गया तो रेवेन्यू होता है। आर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर, अभी डायरेक्टली प्रिसाइज क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको यही बताना है कि कैपिटल है क्या, तो कभी कभी आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि नहीं नहीं कैपिटल नहीं है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू है इसलिए कैपिटल नहीं, ठीक है। Mrs. ABC and company run a restaurant. They renovated some old cabins. Because of its renovation, some space was made free and number of cabins was increased from 10 to 13. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? पहले जो केबिन होते थे, केबिन समझ रहा है, कपल्स वाली, इधर भी ऊपर है देखो, कपल्स केबिन होते हैं, तो रिनोवेट कुछ इस तरीके से किया कि अभी पहले 10 कपल बैठते थे एक टाइम पे, अभी कितने बैठ पा रहे हैं? अरे आपकी कैपेसिटी बढ़ गई ना, नंबर ऑफ कस्टमर्स की कैपेसिटी बढ़ गई, तो खर्चा कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, आपकी जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया हुआ है, एक्सपांड किया है। मेरा याद रखो ग्राफ ऐसा वाला, स्टैंडर्ड कैपेसिटी थी, ये रिपेयर करने के बाद आपकी कैपेसिटी यहां से यहां गई है, 10 से 13 हुई है, समझ में आ रहा है? हाँ। न्यू दिल्ली, Mrs. New Delhi Financing Company sold certain goods on installment payment basis. 5 customers did not pay the installment. To recover such outstanding installment, the firm spent 10,000 on account of legal expense. हायर परचेस है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे जब बेचा जाता है तो लोग कभी कभी गुड्स लेते हैं और इंस्टॉलमेंट नहीं भरते, तो एक लॉयर रखा आपने, जाओ इनके पीछे लगो और पैसा रिकवर करो, तो ये कौन सा है? रेगुलर है ना, ये रेगुलर रिकवरी है, तो रिकवरी एक्सपेंस है, रेगुलर बिजनेस का खर्चा, रेवेन्यू है। कि आपका कोई रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी वगैरह इंक्रीज नहीं कर रहा है, कोई नया एसेट वगैरह एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहा है, कोई एंड्यूरिंग बेनिफिट नहीं है, तो ये रेवेन्यू इन नेचर है। मैसेज भलाव, बाड़ाव, पता नहीं क्या है, ठीक है ना। Balav and Company Delhi purchased machinery from Mrs. Shah and Company Ahmedabad. Balav and Company spent 40,000 on transportation of such machinery. कैपिटल, मैंने अपना खुद का एग्जांपल दिया, बैंगलोर से सारा मशीनरी फर्नीचर आया, तो ये 40,000 रुपया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। आज यू नो द आर प्रैक्टिस, हम क्वेश्चन इस दिन नहीं करते, आपको क्या करना है, पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में आता भी है, ठीक है ना। तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है यार, बहुत ही कॉमन, मैंने बोला ना आगे जाके तो डेफिनेशन नहीं याद रखने वाले, कॉमन सेंस से आपको समझ में आता है कि क्या कैपिटल है क्या नहीं है। और कल हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, नया चैप्टर चालू करेंगे। ऑलराइट, चलो थैंक यू। विसर्जन की तैयारी चालू करो।